प्लीज। हाँ, ये अखिलेश्वरी पटेल जो है वो म्यूजिकल की जो नई लड़की आई डांस वाली वो है अखिलेश्वरी पटेल। ये मतलब हाँ, ये नाम तो हाँ चला अभी तो देख चला नहीं, ये तो लाइका भाटिया वाला, लेकिन था नाम देखिए। हमने डांस के स्टूडेंट्स को भी कहा था सबको, काफी लोगों को ज्वाइन करेंगे शायद। पर्दा सबका स्वागत है वेबिनार में आए हुए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तुम ओप्पो ले लेना बेटा, तैयार है कर देना, बस शुरू हो रहा जैसे शुरू का Hello, good evening, Vidhi ma'am. I am Sunita from Chandigarh, Assistant Professor Dance. वेलकम मैडम। जी जी दीदी। सीमा टाइम हो गया है, मैं सुन रही हूँ, बताइए। शुरू करेंगे, धीरे लोग जुड़ते जाएंगे, है ना। अभी 15-20 मिनट तो लगेगा सब चीजों में, ठीक है। तो वी शुड स्टार्ट आई थिंक बाय, अभी 17:32 है, तो धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, आगे भी 10-15 मिनट जुड़ेंगे। नमस्कार, एक बार पुनः वर्तमान परिदृश्य में संगीत, सौंदर्य, मनोविज्ञान और तकनीक 2 दिवसीय चल रहे वेबिनार के अंतिम पड़ाव की ओर हम अग्रसर हैं और इस सायंकालीन सत्र में नृत्य कला में सौंदर्य, मनोविज्ञान और तकनीकी विशेषताओं के साथ हम देश की जानी मानी नृत्यांगना कलाकार को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हैं। कहते हैं आनंद की उपलब्धि मानव जीवन का लक्ष्य है और आनंद सिद्ध होता है सौंदर्य की साधना से। कला कोई भी हो, निश्चित रूप से सौंदर्य की साधना ही है, क्योंकि कला का सौंदर्य ही सच्चिदानंद है और उसकी संवेदना का धरातल रस का अतिशय स्वरूप। अंगों और भावों की सौंदर्यमयी भाषा है नृत्य। नृत्य की भाषा देखें तो आज के व्यवहार की भाषा से भी पुरानी है। लय ताल के अतिरिक्त सृजन के लिए उसमें खुला आसमान है, कल्पना के पंख लगा कर उड़ना है, बस उड़ते ही जाना है और उतरना है तो लय ताल की जमीन पर मिलना है सम से और खरा उतरना है सहृदय दर्शकों की भाव भूमि पर। ये है नृत्य। और आज ऐसी ही खरी प्रतिभा को लेकर, हमारे काशी के गौरवमयी प्रतिभा को लेकर हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं। हमारे आज की कलाकार हैं, तो उदाहरण व्याख्यान के लिए प्रस्तोता है डॉक्टर विधि नागर जी। आप देश के प्रतिष्ठित मंचों के लिए बहुत ही प्रचलित नाम है। सरल एवं मुखर व्यक्तित्व की अपनी डॉक्टर विधि जी ने अपनी तालीम लखनऊ एवं जयपुर घराने के ख्यातिलब्ध नर्तक प्रोफेसर पूर्णिमा पांडे एवं स्वर्गीय सुभाष दीक्षित जी के सानिध्य में प्राप्त की। आपके लगन, समर्पण और प्रयोग धर्मिता व्यक्तित्व को पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी, पद्म विभूषण डॉक्टर कनक रेले, डॉक्टर पुरोदधी, श्री जयंत कस्तूर जी का भी और अभिनय प्रस्तुतिकरण हेतु उनसे सीखने का सौभाग्य एवं आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हुआ है। आप दूरदर्शन के नियमित कलाकार हैं। सन 2002 में आपको HRD मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ने कथक डांस के लिए सम्मानित किया
और 19 उत्तर प्रदेश किया। सम्मान की लिस्ट इतनी करना शुरू किया, कहाँ से छांटूं, परंतु फिर भी आपको विशिष्ट सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें उल्लेखनीय है आचार्य भरत इंटरनेशनल अवार्ड, जो काशी गुरुकुल सेवा न्यास 2019 ने आपको प्रदान किया। रानी लक्ष्मीबाई सम्मान आपको प्राप्त हुआ। पंडित शंभू दयाल अवार्ड आपको प्राप्त हुआ। सुदर्शन सम्मान भी आपको प्राप्त हुआ। और हाल ही में 2013 में घोषित उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, जो 2020 में आपको प्राप्त हुआ। हम सबके लिए ये सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है। यूं तो भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, इंदौर, कानपुर, मुंबई, वृंदावन, अयोध्या, लखनऊ, सभी जगहों पर आपने अनगिनत कार्यक्रमों की प्रस्तुति की है। फिर भी कुछ एक का मैं जिक्र करना चाहूंगी, जैसे शरद चंद्रिका महोत्सव दिल्ली, होलिकोत्सव भातखंडे संगीत संस्थान, अंतरंग संगीत नाटक एकेडमी हैदराबाद, अचलेश्वर महादेव म्यूजिक फेस्टिवल सोनभद्र, कथक महोत्सव पूना, होरिजोन ICCR आदि ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं। मैं शायद यदि पढ़ूंगी तो 10 से 15 मिनट केवल विधि जी की उपलब्धियों में ही समय निकल जाएगा और हम उनको देख और सुन नहीं पाएंगे। हम यही विराम लेते हुए आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। और हमारी प्राचार्य, जो आपको जब भी किसी कार्यक्रम होता है विधि जी के नृत्य की इतनी प्रशंसा करती हैं, आज हम उनसे नहीं ये सौभाग्य छीनेंगे। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो आपका स्वागत करें। प्राचार्य डॉक्टर रचना श्रीवास्तव। थैंक यू सीमा। और तुमने बिल्कुल सही कहा कि पता नहीं मुझे मैं पिछले 1 साल से इस प्रयास में थी कि डॉक्टर विधि नागर हमारे यहाँ आए और लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन वो दें और बच्चों को कुछ सिखाएं भी और हम लोग भी उस का आनंद ले सके। लेकिन किसी ना किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाता था। और अब सौभाग्य देखिए कि कोविड-19 ने हमें ये अवसर दे दिया। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी जो कष्ट आता है, तकलीफ आती है, वो अपने साथ कुछ अवसर भी लेकर आता है। और ये ऐसा अवसर है कि हम लोग घर बैठकर आपस में जुड़े हुए हैं इतने सुंदर तरीके से, और एक ऐसी महफिल जो कल से सज रही है और उस महफिल में तरह तरह के मोती बिखर रहे हैं और उन मोतियों को हम लोग चुन चुन कर अपने पास संजो रहे हैं। आज भी मैं सोच रही थी कि बताइए, घर में बैठकर कथक की महफिल सज जाना ये बड़े गर्व की बात है। और मैं इसके लिए बारंबार संगीत गायन विभाग वसंत कन्या महाविद्यालय को बधाई दे रही हूँ और आज भी दे रही हूँ, अभी भी देती हूँ, कि उन्होंने हमें एक से एक कलाकारों, एक से एक कला को, तरह तरह की जो शैलियां हैं उनको सुनने का, समझने का अवसर दिया। तो विधि जी, आपका बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है। और जब हम लोग को मौका मिलेगा तो सामने भी हम लोग मिलेंगे, लेकिन तब तक हम इसी तरीके से वर्चुअल दुनिया के माध्यम से एक दूसरे को देख रहे हैं और जान रहे हैं। कथक तो एक ऐसी शैली है जो भी प्रचलित है और मुझे लगता है कि सभी जो लड़कियां रही हैं वो बचपन में कभी ना कभी उन्होंने कथक सीखने का प्रयास किया होगा। और मैं भी कोई उससे अटकती नहीं रही हूँ। मुझे याद है, मैं वो छोटी थी, 5वीं 6ठी में पढ़ती थी, तो मुझे कथक सीखने का बहुत शौक उत्पन्न हुआ था। ये अलग बात है कि पढ़ाई पे ज्यादा फोकस था, इसलिए मैंने सीखा नहीं, बट देखना और कुछ कुछ उसमें से अडॉप्ट करने की कोशिश करती थी। तो ये तो नवाबों के शहर की देन है इस दुनिया को। और शायद मेरे ख्याल से जो कोर्ट डांसेस हुआ करते थे इसको शामिल किया जाता था। और साथ ही साथ नृत्य तो भक्ति का एक रूप है। जब व्यक्ति साधना में लीन हो जाता है, ईश्वर से एकाकार हो जाता है, तो अपने आप उसके शरीर में थिरकन उत्पन्न हो जाती है, जो मुझे समझ में आता है। तो बहुत हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारे बीच में हैं। और उसके साथ ही साथ मैं इस महफिल में मौजूद सभी जो हमारे रसिकगण हैं उनका भी स्वागत करूंगी। और मुझे लगता है कि हमारी प्रबंधक महोदया भी अवश्य होंगी जरूर, क्योंकि वो भी लगातार इस
महफिल है, वेबिनार है, उसका आनंद प्राप्त कर रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ और ज्यादा अब समय न लेते हुए मैं वापस सीमा को मंच सौंपती हूँ कि वो विधि जी को आए और उनकी बातों को सुने। धन्यवाद। जी धन्यवाद मैडम, धन्यवाद मैडम। ये सब कुछ आपके बिना संभव नहीं था, आप श्रेय ना लें, बट हम लोग ये जानते हैं कि ये सारा मार्गदर्शन आपका है कि सत्र में कैसे कैसे और क्या क्या किया जाएगा। वो अलग बात है कि ये सब कार्य हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सारा दिशा निर्देश आपका है। और विधि जी को भी यहाँ तक लाने का पूरा पूरा श्रेय हमारी मैडम को जाता है। सबसे पहले धन्यवाद उनको भी कि हमको ऐसी कलाकार यहाँ तक मिल पाई। जैसा कि आज आपके नृत्य को लेकर के कहा गया था, टॉपिक को लेकर के कि अभिनय की बंदिशों और बंदिशों का अभिनय, तो नृत्य में कहा जाता है कि रस निष्पत्ति के लगभग समस्त साधन नृत्य में पाए जाते हैं। मन, अनुभूति और बाहर की प्रतिक्रिया से ही भाव उत्पन्न होते हैं। और जीवन में कुछ तो हम स्वयं विचारते हैं और कुछ ऐसे विचार भी होते हैं जो बाहरी दुनिया से, क्रियाओं से, परिस्थितियों से, वस्तुओं से, व्यक्ति के प्रभाव से हमारे मन में आते हैं। ये सभी भाव हैं और अभ्यास और संस्कार के कारण मुझे लगता है कि ये मानव मन में जो स्थिर भाव हैं वही स्थायी कहलाए, और बाहर जो अस्थिर भाव जो बाहरी दुनिया से हम लेते हैं वह संचारी भाव कहलाते हैं। और इसीलिए कुछ अभिनय की बंदिशें होती हैं और कुछ बंदिशों पर अभिनय करके हम नृत्य को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, और वही मनोवैज्ञानिक धरातल है जहाँ कलाकार से जुड़ भी पाते हैं। तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं विधि जी, और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने व्याख्यान की शुरुआत करें। प्रणाम। सभी को मेरा प्रणाम और विश्व पर्यावरण दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जी बोले, आवाज आ रही? ये मैं लेआउट चेंज कर रही थी जिससे और लोग भी दिख सके और मुझे भी अपनी स्क्रीन दिखे, पर ये ले नहीं रहा। चंद्रकांत जी, ऐसा क्या नहीं दिखेगा हमको? क्या ऐसा? हम लेआउट चेंज कर रहे थे। प्रेजेंट नाउ लिखा हुआ है, उसी में बगल में आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे। फिर से बोलिएगा। जहाँ पे प्रेजेंट नाउ लिखा हुआ है, जहाँ प्रेजेंट नाउ लिखा हुआ है, हाँ हाँ हाँ, उसी के बगल में 3 डॉट लिखा होगा। योर एंटायर स्क्रीन और चेंज लेआउट में आप क्लिक कीजिए। हाँ, हम उसमें कर रहे हैं लेकिन ले नहीं रहा। और फिर टाइल्ड कर दीजिए। और क्या कर दें उसके बाद? टाइल्ड करके लिखा होगा। एक ऑटो साइड बार टाइल्ड। हम वो लेआउट कर रहे हैं लेकिन हमको चेंज लेआउट में जाके मैम आप साइड में जहाँ टाइप जो 3 डॉट है उसमें चेंज लेआउट है ना? हाँ मैम, चेंज लेआउट लेआउट हमने कर दिया, जो हमें लेआउट चाहिए वो कर दिया। अच्छा, ये वाला इसमें हमको बहुत कुछ लोग दिख रहे हैं। हाँ, चाइल्ड जहाँ पे लिखा है वो उसमें आप करेंगे तो उसमें आपको मोस्टली लोग दिख जाएंगे। इसमें दिख रहे हैं लेकिन अब इसमें हम नहीं दिख रहे। मैम आप साइड में दिखेंगी, आप अपने राइट साइड में देखिए, ऊपर की तरफ आप छोटे से उसमें दिखेंगे कि हम सबको देखना पसंद करेंगे, खुद को नहीं। अच्छा, फिर से शुरू करते हैं। सभी को मेरा प्रणाम और विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और सब दीना दीदी मुझे दिख रही है, दीदी प्रणाम आपको। हाँ, और बहुत लोग सब दिख रहे हैं। सभी को, गुरुजनों को मेरा प्रणाम और छोटों को बहुत सारा प्यार। ये कितना अच्छा माध्यम प्राचार्य जी ने उपलब्ध कराया कि मैं सबके सम्मुख आ सकी, और मैं बहुत बहुत
सरवन्ना दीदी को धन्यवाद कहती हूँ, इतना सुंदर विषय उन्होंने दिया मुझे, अभिनय की बंदिशें और बंदिशों का अभिनय। शायद मैंने जो बीच में इतने कुछ दिन इसको सोचा, ये मैं ऐसे ना सोचती अगर मुझे ये विषय, बराबर हम लोग पढ़ते भी हैं पढ़ाते भी हैं, लेकिन जब विषय इस रूप में मुझे बोलना था तो मैंने इस बारे में बहुत सारी चीजें सोची, जिसको मैं शायद इतनी कुछ देर में आपके समक्ष अपने विचार रखने की कोशिश करूंगी। अभिनय की जब हम बात करते हैं तो अभिनय का अर्थ तो सभी को पता है, इतनी फिल्में देखते हैं। बहुत साधारण भाषा में मैं बात करूंगी क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत क्लिष्ट या गूढ़ भाषा में मैं नहीं फंसना चाहूंगी। तो अभिनय की बंदिशों, अभिनय की बंदिशें और बंदिशों का अभिनय, इसको मैंने 3 खंडों में विभाजित किया है। एक तो कौन सी बंदिशें होती हैं जिनमें हम अभिनय करते हैं। एक बहुत रोचक बात मुझे चिंतन मनन के दौरान आई, जिसको हम प्रयोग में लाते हैं, कि बहुत सारा अभिनय ऐसा हम लोग करते हैं जिस पर बंदिशें लगाई जाती है। बंदिश यहाँ पर सिर्फ तात्पर्य मैं सिर्फ कॉम्पोजिशन से या रचनाओं से ही नहीं ले रही हूँ, लेकिन उन बंदिशों से भी ले रही हूँ जो रोक लगाई जाती है, जो परंपरानुसार वर्जनाएं, हमें गाइडलाइंस मिलती है कि नहीं देखो ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। और तीसरा है बंदिशों पर अभिनय कैसा हो। इन 3 भागों में बांट के मैं अपनी बात रखूंगी और छोटी छोटी सी प्रस्तुतियां की रिकॉर्डिंग की है जो आप देख सकेंगे। तो सबसे पहले, चूंकि मैं कथक की विद्यार्थी हूँ और कथक बहुत सहज है, कथक का अभिनय इतना सहज है कि तुम कहाँ जा रहे हो तो हमें ज्यादा कुछ नहीं कहना है कि आंख भी नचाए और हम पूरे एक्सप्रेशंस, पूरी सारी चीजें ले और कहें कहाँ जा रहे हो, ये जरूरी नहीं है। कथक इतना सुंदर और सहज है, जो मुझे हमेशा फील करता था कि वो साधारण रूप से कह देता है कहाँ जा रहे हो, या सिर्फ एक भुट्टी भी उठा दी तो फिर ये हो जाता है कि कहाँ जा रहे हो। बहुत सारे उपांगों को भी प्रयोग करके हम अपनी बात को सरलता से और सहजता से कह सकते हैं। तो हम कथक में जो जो अभिनय करते हैं वो सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको बोलना चाहूंगी। वंदना में अभिनय है, पद में अभिनय है, भजन में अभिनय है, ठुमरी, गजल, तराना, दादरा, सादरा, चतुरंग, त्रिवट, ऐसी बहुत सारी कॉम्पोजिशंस है, गेय, गीत, उपशास्त्रीय, शास्त्रीय, छोटे ख्याल, ध्रुपद, जिनमें हम लोग कथक नर्तक अपनी अभिनय के एक कला कौशल से या अपने एक काल्पनिक लोक से बहुत सारे इनोवेशंस करते हैं। शब्द एक ही होता है लेकिन उसके बहुत सारे अर्थ, बहुत सारे भाव होते हैं। एक ही शब्द है, कौन गली गयो शाम, छोटी सी लाइन है 3 शब्दों की, कौन गली गयो शाम, लेकिन वो कौन सी गली में जा रहा है इसको दिखाने के लिए कथक गुरुओं ने ऐसे ऐसे सुंदर खूबसूरत रास्ते बताए हैं कि जिसको देख करके दर्शक श्रोता बरबस वाह कह देते हैं। तो मैं चंद्रकांत जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो ठुमरी मैंने दी थी इसको आप लगाएं। एक ठुमरी से हम लोग शुरुआत करते हैं और मुझे बताने में बड़ा मजा भी आ रहा है, ये 96 की है, यानी 24 साल पुरानी ठुमरी है। और जो बाद में पिक्चरों में आई, देखो छेड़ छेड़ मोही गरबा लगाए, जिसको कि फिल्म में बिरजू महाराज जी ने इसका निर्देशन भी किया है, लेकिन मुझे अपने गुरुओं से प्राप्त हुई और मैंने इसको सीखा और 96 में दूरदर्शन आर्काइव से ये मुझे प्राप्त हुई है। आप लोग इसको देखें और इसमें एक ही लाइन देखो, छेड़ छेड़ गरबा लगाए को किस प्रकार से एक ही लाइन 3 या 4 शब्द है उनको किस तरह से इम्प्रोवाइजेशन तरह तरह से करके दिखाया गया है। आप इसे देखें और फिर हम लोग आगे अपनी बातचीत को जारी रखेंगे।
ga di ga na ta te ta te ta te a te ta te ta te te ta te ta ta देखो छेड़ छेड़ मोहे गरबा लगाए 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 नंद को लाल सोडीठ नंद को लाल सोडीठ नंद को लाल सोडीठ बर बस मोरी लाज लेत बर बस मोरी लाज लेत बिंदा श्याम मनत नाही बिंदा श्याम मनत नाही कासे कहूँ मैं अपने जिया की सुनत नाही माई देखो छेड़ छेड़ मोहे गरबा लगाए देखो छेड़ छेड़ मोहे गरबा लगाए देखो छेड़ छेड़ मोहे गरबा लगाए गरबा लगाए गरबा लगाए तो ये एक ठुमरी थी और बंदिश ठुमरी के अपने बंदिशें होती हैं, अपने हिसाब से उसमें बोल बढ़त होती है, बोल बनाव होते हैं, तो इसमें अभिनय की बहुत गुंजाइश होती है। तभी मैक्सिमम डांसर्स जो है अभिनय में बंदिश को करना पसंद करते हैं, क्योंकि जो उनके अंदर भाव उठ रहे होते हैं, जैसे अभी आपने देखा है इसमें कि देखो छेड़ छेड़ मोहे गरबा लगा, अब वो कृष्ण गले कैसे कैसे लगा रहे हैं, उसकी उपमा किन किन चीजों से दी जा रही है कि कमल का फूल खिलता है और भंवरा आकर के कैसे उसमें उसके प्रेम में आता है और बंद हो जाता है, तो किस किस तरह से छेड़ सकते हैं। मटकी फूट जाती है, चूनर उलझ जाती है, पैर में कांटा चुभ जाता है। ये अब नर्तक के सोच पर निर्भर करता है कि वो इस चीज का इम्प्रोवाइजेशन कैसा करे और कहाँ कहाँ बंदिशें लगा दे कि ये वाली चीज न की जाए तो वो अश्लीलता में परिवर्तित ना होकर के बहुत एक खूबसूरती में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर बंदिशों का मैं दोनों जगह जिक्र करती चलूंगी कि बंदिशों पर अभिनय हो रहा है, लेकिन जब हम अभिनय कर रहे हैं तो वहां पर बंदिशें लगती जाती है कि बहुत ज्यादा मटकना नहीं है या बहुत ऐसी चीजों को कुछ नहीं करना है जिससे कि हमारा नृत्य और जो हमारी परंपरा है वो कहीं ना कहीं खंडित हो। तो इसके साथ साथ सारी चीजें दिखाना तो संभव नहीं है जो मैंने अभी नाम लिया, लेकिन इसके अलावा तराना पर भी अभिनय होता है, जबकि उसके बोल
कोई ऐसे नहीं होते निरर्थक बोल हैं, ताना देना, दिर तोड़, लेकिन उसके बावजूद भी एक कलाकार की अपनी अभिनयशीलता होती है जो उसमें भी रंगों को भर के और एक बहुत सुंदर चित्र वहां पर प्रस्तुत कर देती है। दादरा, सादरा, चतुरंग, जिसमें 4 रंग होते हैं और उसको भी नर्तक बहुत खूबसूरती से अभिनय में प्रस्तुत करते हैं, अभिनय करते हैं उस पर। त्रिवट, इसके साथ ही एक बहुत सुंदर आपके साथ बात करना चाहूंगी कि निरर्थक शब्दों की भी बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं हमारे कथक में पाई जाती हैं। और एक रचना मैं आपको बोल के सुनाती हूँ, बिल्कुल वो शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उनका अर्थ हमारे कथक गुरुओं ने इतना गूढ़ बताया है कि जिसको देखकर श्रोता अचंभित रह जाते हैं। और जब मैंने सबसे पहली बार इस रचना को देखा था, तभी से मन में ठान लिया था और उस रचना को मैं बराबर करती आई हूँ और बुनती भी रहती हूँ। अभी भी मुझे लगता है इसमें बहुत संभावनाएं हैं और हम लोग कर सकते हैं और बहुत नए नए इम्प्रोवाइजेशन उस बंदिश में कर सकते हैं। तो ये राधा और कृष्ण की आपस की बात है। बोल है तत् कृत राधा, दिन दिन नट कृत ध्यान धरत कृतत कृत कृत, दिन जात तिन द्रगन द्रग तग द्रग नव से, राधा राधा राधा। ये बिल्कुल अलग अलग बोल है। तट है, तिट है, रा है, धा है, द्रग है, दन है, दिन है, लेकिन ये जब सब मिल जाते हैं तो एक कितनी खूबसूरत रचना बनाते हैं कि तट पर, यमुना के तट पर राधा बैठी है और किसका ध्यान कर रही है? सिर्फ और सिर्फ नटवर कृष्ण का। पूरा दिन बीत जाता है, सांझ हो जाती है और वो तो ध्यान करके ये सोचती है कि कृष्ण मुझे नहीं देख रहे हैं, लेकिन कृष्ण के नेत्र जहां भी जाते हैं वो बस क्या देख रहे हैं? राधा राधा राधा। इस निरर्थक बोलों से बने इतनी खूबसूरत रचना को मैं करने का प्रयास कर रही हूँ। खुद ही बोलूंगी क्योंकि कुछ सीमाएं हमारे इन सब जूम की या गूगल मीट की। तो प्रस्तुत है निरर्थक बोलों की एक रचना। ना दिन्ना ना दिन दिन्ना ना दिन दिन्ना दिन दिन तिट कृत राधा, दिन दिन नट कृत ध्यान धरत कृत कृत कृत, दिन जात तिन द्रगन द्रग 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 नव से, राधा राधा राधा। मुझे नहीं पता कितना मैं संप्रेषण कर पाई होंगी इसके माध्यम से, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है क्योंकि सारे रसिक श्रोता हैं तो जरूर उन तक मेरे पहुंच रहा है, सब कुछ पहुंच रहा है। जी धन्यवाद सीमा जी। तो ये निरर्थक बोलते हैं लेकिन अभिनय की कितनी सुंदर सृष्टि कर सकते हैं, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे कथक में अभिनय तो है ही, जैसा कि अभी ये सारी चीजें बोली, इसके साथ साथ नृत्य पक्ष में भी बहुत सारे पहलू है, आयाम है, ठाठ है, आमद है, परन आमद है, तोड़ा परन परमेलू गत गत भाव, तिहाइयां, ढेरों चीजें हैं। और हमारे जो पुराने गुरु रहे हैं उन लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर प्रयोग करके हम सभी आने वाले विद्यार्थियों के लिए पूरा मंच छोड़ा है कि आओ तुम भी और नई नई सोच को सामने लाओ, लेकिन बंदिशों के साथ। ऐसा ना हो कि वो बंदिशें हट जाए और हम कुछ भी करने लग जाए। तो बेलगाम नहीं, लगाम में रहकर और बंदिशों के साथ। तो मैं चंद्रकांत जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक तिहाई आपको दी थी उसको लगाएं। ये गेंद की तिहाई है, बोल नृत्य के हैं, तक दिख तक दिख तक दिख तक दिख तक दिख तक दिख धाता, लेकिन इसमें छोटे बच्चे कृष्ण अपने सखाओं के साथ कैसे गेंद खेल रहे हैं, आप उसको देखिए। चंद्रकांत जी आपसे निवेदन है, तिहाई को लगाइएगा। प्रस्तुत कर रही हूँ तिहाई के बोलों में कथक नर्तक किस प्रकार अभिनय प्रस्तुत करते हैं। एक छोटा सा बालक अपने दोस्तों के साथ गेंद खेल रहा है, तो देखिए किस प्रकार तिहाई के बोलों को अभिनय की खूबसूरती से नर्तक भरते हैं।
नर्तक के लिए हर जगह गुंजाइश है कि वो किस प्रकार अपने मन के भावों को दर्शकों तक पहुंचाए। इसी के साथ ही एक परमेलू भी आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। परमेलू भी बोल लखनऊ घराने के पुराने बोल है। किरतक धुन धुन नाती चेता धा दिलता, इस बोल की रचना है, लेकिन इसमें पारंपरिक हस्तक न करते हुए कैसे मोर, चिड़िया, तोते, सर्प, और फिर उसके अंदर एक भाव छुपा है कि ये सारी ही सृष्टि में जो भी ईश्वर की रचनाएं हैं प्राकृतिक, चाहे हम लोग हो, प्राणी हो, मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, आखिरी में वो एक दिन वही सृष्टि में जाकर के ब्रह्म पर ब्रह्म में मिल जाता है। तो ऐसा सोचते हुए इस रचना को प्रस्तुत किया है। चंद्रकांत जी, आपसे निवेदन है कि परमेलू आप सभी दर्शकों को दिखाएं। आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ नृत्य पक्ष में हम लोग किस प्रकार अभिनय करते हैं। एक पारंपरिक परमेलू है किरतक धुन धुन नाती चलता। इसमें हम लोग नृत्य पक्ष में मूवमेंट्स के साथ करते हैं, हस्तक के साथ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसको अभिनय में बंदिश को किस खूबसूरती के साथ हम दिखा सकते हैं, ये मैं दिखाने का प्रयास करूंगी। इस बंदिश में मोर, चिड़िया, तोते, सर्प, चिड़िया और तरह तरह के पशु पक्षी हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है परमेलू पारंपरिक बंदिश किरतक धुन धुन, जिसमें अभिनय। तक दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना तक दिन दिन ना ना कर दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना कर दिन किरतक धुन धुन नाती चेता धा दिन ता कर धा दिन ता करती चेता करती च धा दिन ता दे धा दिन ता करती च धा धुन ता धा करती च धा धुन ता धा करती च धा धुन ता धा दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना तक दिन दा दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना तक दिन दा दिन ना ना दिन दिन ना तक दिन किरतक धुन धुन नाती चेता धा दिन ता कर धा करती च धा दिन करती च धा दिन ता कर दे धा दिन ता करती धा धुन ता धा करती च धा धुन ता धा करती च धा धुन ता धा। तो इस प्रकार परमेलू में अभिनय की कितनी गुंजाइश है और किस किस तरह से हम उसको दिखा सकते हैं, बहुत सारी चीजें की जा सकती है। ऐसे ही मैंने कुछ जो प्रयोग किए थे आपके साथ जरूर बांटना चाहूंगी। ठाट, जिसके अंदर स्थानक होते हैं कथक नृत्य में, और बहुत सारे दर्शक चूंकि संगीत विधा से ही जुड़े हुए हैं तो वो जरूर जानते होंगे। ठाट विधा में अगर 3 ताल में कर रहे हैं तो 16 मात्राओं को बरतते हुए अंत के ही 3-4 बोलों को लेते हुए, जैसे मुखड़ा बजता है तबले में, उसको लेते हुए सम पर आते हैं और एक स्थानक पर खड़े होते हैं। तो इसी में मैंने रूपक ताल में एक प्रयोग किया था जिसके अंदर पानी बरस रहा है, बादल है, बिजली चमक रही है और फिर मोर आकर के तरह तरह से नाच रहा है। इसको लगभग 14-15 आवर्तन में किया था। तो ठाट में भी अभिनय की गुंजाइश है, ये मेरा कहने का अर्थ है। और एक किया था सभी, जैसे कि तत् वाद्य है, अवनद्य वाद्य है, सुशिर वाद्य है, और इन वाद्यों को कैसे हम ठाट में दिखाते हुए, आड़ा चार ताल की उसमें दिखाते हुए और सम पर आते हैं, तो ये दर्शकों के लिए भी मनोरंजक होता है। और हमारी जो अभिनयशीलता होती है, हर कलाकार की अलग होती है, हर विद्यार्थी की अलग होती है, सोच अलग होती है। ये सोच किस प्रकार से हमारे नृत्य को दिखाती है, दर्शाती है और दर्शकों के दिल तक पहुंचती है। इसके साथ ही एक बात ये भी जरूर कहूंगी कि ये सोच हमारी तभी विस्तार लेती है जब हम पढ़ते हैं। हमारे पास भारतीय साहित्य अनंत है, इतना सुंदर सुंदर कवियों ने लिखा है और रचनाएं हैं, उसको हम जितना पढ़ते जाते हैं, और न सिर्फ पढ़ना होता है बल्कि मुझे लगता है जितना बुनते जाते हैं, उसको बार बार उसकी चर्निंग करते हैं, एक एक शब्द को सोचते हैं, तो फिर जब अर्थ निकल करके आता है उसका और अभिनय में दिखता है, वो बहुत खूबसूरत होता है और दिल से निकलता है। तो इसके साथ ही अब ठाट की बात की, इसके आगे हम बढ़ते हैं तो परनामद है। कथक के महान गुरु लखनऊ घराने के गुरु लच्छू महाराज जी ने तो परनामद पर अनंत अभिनय की श्रृंखला जोड़ दी थी, जिसको आज भी सभी लोग करते हैं, जिसमें राधा कृष्ण के छेड़छाड़ का भाव है, होली का भाव है, शिव पार्वती है, तो कहीं पर पशु पक्षी है। तो एक मैंने रिकॉर्ड की थी, ये आर लय में है। चंद्रकांत जी से निवेदन है कि उसको भी आप दर्शकों तक जरूर पहुंचाएं।
परंजुड़ी आमद, धा तक्का थोंगा के पारंपरिक गुण है, लेकिन उसमें अभिनय है। आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ परंजुड़ी आमद, पारंपरिक बोल धा ता का थूंगा। गुरु लक्ष्मी महाराज जी ने यह परंपरा आरंभ की थी कि परंजुड़ी आमद के पारंपरिक बोलों में तरह तरह के अभिनय को प्रस्तुत करना, जैसे राधा कृष्ण की छेड़छाड़, पनिहारिन की गत, शिव और पार्वती की गत, होली, इन्हीं बोलों में तरह तरह के अभिनय। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ राधा कृष्ण की छेड़छाड़, पारंपरिक बंदिश, धाता का थूंगा परन आमद, जो कि आरण्य में है। प्रस्तुत है। गुरु लक्ष्मी महाराज जी को याद करके छोटा सा भाव प्रस्तुत करने की कोशिश करें। धा ता का थूंगा, धा धे धी गे ता, धा धे ता धे ता किच धा ता का थूंगा ता किच ता का धा ते च ता ता ते कर ग ता थे ता थे आ थे ता 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 ता ता। तो इस प्रकार कथक की जो नृत्य पक्ष है उसमें भी अभिनय की कितनी गुंजाइश है, ये मेरा दिखाने का प्रयास था। और इसके साथ ही अभिनय पक्ष में तो है ही, जैसा पहले बताया, और उसका समापन पहले भाग का मेरे लेक्चर का मैं एक बंदिश जो कि मुझे बहुत प्रिय है, राग यमन में है, एरी आली पिया बिना, इसको करने की कोशिश की है। और ये मैं सबको बताना चाहूंगी कि ये सारी रिकॉर्डिंग मेरे 10 वर्षीय पुत्र चिरंजीत सुविज्ञ ने की है, और ये मुझे बताना बहुत जरूरी है क्योंकि उसने बहुत मदद की है मुझे, और ये जितना भी आपके सामने पहुंच पा रहा है उसके माध्यम से पहुंच रहा है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ उसको, और चंद्रकांत जी से निवेदन करती हूँ कि एरी आली पिया बिना ये बंदिश आप दिखाएं। और इसके साथ एक प्रसंग भी बताना चाहूंगी कि इस बंदिश को कल मैंने शायद 8 या 10 बार किया है, उसमें से फिर एक रिकॉर्डिंग आप तक पहुंचाई है, और मैं हर बार जब भी कर रही थी कुछ अलग भाव हो रहे थे और छाटना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसमें से जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि आप लोग उसको देखें, वो आपके सामने प्रस्तुत है।
बहुत सारी बंदिशें, ताली पहुंची कि नहीं? बहुत सारी, हाँ ताली पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। एक थोड़ा सा अंदर ये उत्साह आया कि दर्शक सामने बैठे हैं और देख रहे हैं, और ये इस तरह से रिकॉर्डिंग करके आप तक पहुंचाने में बड़ा कष्ट हो रहा है, और बार बार हाथ और पैर अपने रोक रही हूँ कि काश मैं आपके सम्मुख ये सारी चीजों को कर पाती। एक विद्यार्थी को भी कथक का, उसका मन तो ऐसे ही होगा कि इतना सुंदर जब संगीत चल रहा हो तो वो उठ के नाचने ही लगे। तो ये यहाँ पर बंदिश जरूर कोरोना ने हमको मिलने का सुख दिया है इतने सारे लोगों से एक साथ, तो ये बंदिश भी लगा दी है उसने कि आप इसी प्रकार से मिल सकते हैं, अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। तो ये था पहला भाग मेरे व्याख्यान का। दूसरी तरफ हम चलते हैं बंदिशों का अभिनय। अब जब अभिनय हम करते हैं, चाहे वो नृत्य पक्ष हो चाहे नृत्य पक्ष हो, उसमें बंदिशें कहाँ कहाँ लग जाती हैं। ये बंदिशें लग जाती है अभिनय पर, कि अभिनय में हम कुछ भी नहीं दिखा सकते हैं। उसको हमें पहले सोचना पड़ेगा कि अगर हम शिव दिखा रहे हैं तो डमरू होगा, त्रिशूल होगा। बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हैं, उन लोगों के लिए जरूर कुछ कहूंगी कि जैसे त्रिशूल दिखा रहे हैं, या जब 3 उंगलियां दिखा रहे हैं तो वो शिव है, लेकिन जब हम 2 उंगलियां दिखा रहे हैं तो वो ध्यान या परब्रह्म है, या 1 उंगली से हम ले जा रहे हैं तो वो ध्यान की मुद्रा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अज्ञान के अभाव में या पूरी जानकारी के अभाव में वो कुछ भी करने लगते हैं, जो आजकल गूगल से देख करके सीखते हैं। इसके साथ में जरूर संदेश दूंगी अपने बातों के दौरान कि गूगल से देखकर जब आप सीखते हैं तो ये जो बारीकियां, ये जो गुरु बताते हैं कि हमें अगर वीणा बजानी है तो दाहिने हाथ से बजेगी कि बाएं हाथ से। पता चला कि सितार जब बजाते हैं तो बाएं हाथ से बजाते हैं, लेकिन जब नृत्य करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सितार पकड़ा नहीं होता है, तो वो दाहिने हाथ से बजाने लग जाते हैं। ठीक वैसे ही, क्योंकि नृत्य काल्पनिक है, हम उन सारी चीजों में रंग भर भर के बिल्कुल सच्चा दिखाने लगते हैं, ताकि वो दर्शकों तक ठीक वैसे ही पहुंचे और वो भी अनुभूति करें कि जो पानी की मटकी उठाकर सिर पर रखी है वो खाली है या भरी है। अगर चिड़िया उड़ रही है तो वो वास्तविकता में उड़ भी रही है कि नहीं। कृष्ण है तो वो कृष्ण कहीं धनुष उठा के राम तो नहीं तुरंत बन गए, और कथा चल रही है कृष्ण की। तो ये सारी चीजों की बंदिशें लगाई गई हैं अभिनय पर, और इसको ध्यान जरूर देना चाहिए जो भी हम अभिनय प्रस्तुत करते हैं। एक एक चीज पर, बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीजें, बारीकियां ऐसे होती हैं जिन पर हमको सोचना चाहिए। और आजकल तो इतनी सुविधा है, हम रिकॉर्डिंग को बार बार अगर देखें तो उसमें हमारी गलतियां पता भी चलती है, जिसको हम भविष्य में सुधार भी सकते हैं। अंगों का प्रयोग, नृत्य के सभी विद्यार्थी अंग प्रत्यंग उपांग ये सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। अंगों के प्रयोग पर भी बंदिश है। कथक में विशेष रूप से जो हमारे कमर के नीचे का भाग है वो मटकता नहीं है। मैं मटकता शब्द विशेष रूप से प्रयोग कर रही हूँ, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज्यादा इसका प्रयोग कर रहे हैं। कथक में ये बंदिश है। क्योंकि मेरा विषय ये है, इसलिए मैं बंदिशें बताने को मजबूर भी हूँ, और मुझे मजा भी आ रहा है इसमें, क्योंकि मैंने खुद सोचा कि कितनी बंदिशें हमारे ऊपर गुरुओं ने लगाई है और कितनी सही लगाई है, जिससे कला सही रूप में, पारंपरिक रूप में आज आ सके। नवीन रूप तो ले ही, कलेवर जरूर धारण करे, लेकिन पुरानी चीजों को साथ समोते हुए। वस्त्रों के प्रयोग पर बंदिश है। आप जितने भी क्लासिकल डांस देखें, आर्ट क्लासिकल डांस हमारे हैं, उन सभी का अपना वस्त्र विन्यास है, उनके अपने आभूषण है, और वो लोग सभी उसको फॉलो करते हैं। अब ये नहीं है कि हम कथक करेंगे तो भरतनाट्यम हो रहे हैं, कुछ प्रयोग जरूर हो रहे हैं, लेकिन बहुत ही इक्का दुक्का जैसे, अधिक नहीं। तो कुछ भी हम वस्त्र पहन करके और कथक करने लग जाए। आजकल यूट्यूब में कुछ देखा भी ऐसे कि कुछ भी कपड़े पहनते हैं और उसके नाम पर कथक करने लगते हैं, कथक कहते हुए। तो मैं तो उसके बिल्कुल भी खिलाफ हूँ, और जरूर प्रयोग करें। ऐसा नहीं है, मैं खुद भी बहुत प्रयोग धर्मी रही हूँ, लेकिन उसको ये जरूर देखें कि बंदिश कहाँ हमारे गुरुओं ने लगाई है, और कितनी खूबसूरती के साथ हम अपने कथक को एक नए रूप में, नई प्रयोग परंपरा के साथ प्रस्तुत कर सके, या कोई भी नृत्य शैली हो उसको। वाणी या जो भी वाचिक अभिनय है, हमारे अभिनय की बात है तो चारों अभिनय इसमें आते हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। तो जो वाचिक अभिनय है वो कितना प्रयोग हो रहा है। अब हम कथक परंपरा अनुसार प्रस्तुत कर रहे हो और वहां एकदम से ड्रम बजने लग जाए, सैक्साफोन बजने लग जाए, या वायलो बजने लग जाए। हाँ, अगर कुछ ऐसा प्रयोग है जिसमें उसकी जरूरत है और वो केवल उतनी देर के लिए बजे, तो वो बहुत सुखद और सुंदर अनुभूति देगा। लेकिन अगर
बहुत सारे वाद्यों को जिसमें उसकी जरूरत ही नहीं हो और उसको बजाने लग जाए तो वो अजीब लगेगा, देखने में भी ये लगेगा हम कथक नहीं कुछ और देख रहे हैं। ठीक ऐसे ही मणिपुर में मणिपुरी नृत्य को अगर हम ले लें और उसमें चेंडा बजने लग जाए जो कि साउथ का ड्रम है, मद्दल बजने लग जाए या चेंडा या ढोल बजने लग जाए, तो वो जो मणिपुरी नृत्य का एक सुंदरता है, एक उसकी सौम्यता है और एक उसका पूरा महारास का रूप है, वो महारास ना होकर के एकदम विकराल लगने लगेगा और कहीं ना कहीं हमको ये अनुभूति देगा कि ये क्या हो रहा है। और ठीक उसी प्रकार अगर लोक नृत्यों में ये वाद्य या वाचिक अभिनय का प्रयोग ना हो तो वो भी अजीब लगेंगे। तो जिस प्रकार से नाट्य धर्मी परंपराएं और लोक धर्मी परंपराएं अपने अपने धर्मों को निभाती है, बंदिशों को निभाती है, उसी प्रकार से उन चीजों को समझते हुए हमें अपनी प्रयोग धर्मिता और परंपरा दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। तो ये दूसरा भाग था मेरे व्याख्यान का कि हमें कहाँ कहाँ बंदिशों को ध्यान देना चाहिए और निश्चित रूप से बहुत सारी बंदिशें छूट गई होंगी। मेरा चिंतन चलता रहेगा और कभी फिर मौका मिलेगा तो जरूर बांटेंगे और आप लोग को भी अगर लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि किन किन चीजों पर और बंदिशें लगाई जा सकती हैं या बंदिशें लगाने से हमारी नृत्य प्रतिभा और निखर सकती है। तो तीसरी बात जो मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ, बंदिशों का अभिनय कैसा हो, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो भी बंदिशें हम लेते हैं चाहे वो नृत्य पक्ष की हो और नृत्य पक्ष की हो दोनों, तो उसका अभिनय कैसा हो। अगर देवता है, जो कि मैंने बताया भी संक्षेप में, देवता हो तो वो लगे देवता है, नायक नायिका है तो वो लगे नायक नायिका है। मैं इसका उदाहरण एक छोटे से अपने करके बताती हूँ। जैसे कि राम है, कृष्ण है, देवता है, तो इनकी हंसी अट्टहास के रूप में नहीं होगी। वो तो रावण या दुशासन या दुर्योधन हंसेंगे तो अट्टहास करके हंसेंगे कि हा 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 हा, लेकिन अगर राम हंसेंगे तो ऐसे कभी नहीं हंसेंगे। राम की हंसी स्मित होगी, तो वो जब भी खड़े होंगे तो उनका चेहरा, उनकी हंसी, उनके नेत्र, उनके भ्रूभेद, वो सब चीजों का, एक एक चीजों का, प्रत्यंगों का, उपांगों का ये ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का कि हम किस प्रकार का अभिनय कर रहे हैं और उसको विचार करके करें। वहीं पर हनुमान है तो किस प्रकार होंगे, अगर बुद्ध है तो किस प्रकार होंगे। बहुत सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध है, साहित्य है, मूर्तियां हैं, कलाकृतियां हैं जिनसे हम ले सकते हैं, सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे कलाओं की तो खूबसूरती यह है कि हमारे पास गुरु होते हैं। अगर हमें कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है तो हम उनसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन गलत ना करें। क्योंकि आजकल होड़ लग गई है पिछले 2 महीने में कोविड-19 में यूट्यूब का चैनल बना के और उसके अंदर ढेर सारे वीडियो अपलोड करने का, छोटे बच्चे से लेके बड़े लोग भी कर रहे हैं और मैं भी कर रही हूँ, उसमें वीडियो अपलोड कर रही हूँ। लेकिन जरूर ध्यान रखें कि किस तरह के वीडियोस हम चयन कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया उसको देखती है। अगर वो सही रूप में नहीं प्रस्तुत होगा तो गलत ही मैसेज हमारी कलाओं का लोगों तक जाएगा। नायक नायिका है तो कैसे हो, नायिकाएं कितने प्रकार की हैं, सभी अष्ट नायिकाओं को ही अगर हम ले लें तो हर नायिका का चरित्र अलग है। अगर हम खंडिता में प्रोषित पत्रिका दिखाएंगे या प्रवत्सित पत्रिका में हम कलहांतरिता को ले आएंगे तो वो आनंद, वो चीज, वो बात, जो असली भाव है वो दर्शकों तक नहीं पहुंच पाता है। कई बार मैं जब नृत्य देखती हूँ तो मुझे लगता है ये राधा तो लग ही नहीं रही, ये तो बड़ी उचक्की लग रही है। ये शब्द का मैं यहाँ प्रयोग कर रही हूँ कि वो उस प्रकार का धीर गंभीर और राधा का व्यक्तित्व नहीं लग रहा है, वो एक अलग तरह का व्यक्तित्व लग रहा है। यहाँ एक और बात को स्पष्ट करना चाहूंगी कि अभिनय एक जिम्मेदारी है, अभिनय आरोपित होता है। हमारा जो व्यक्तित्व होता है उसको हमें वहां पर स्टॉप कर देना होता है, पूर्ण विराम लगा देना होता है और हमको उस चरित्र में उतरने का प्रयास करना पड़ता है कि हम राधा है, हम वो नहीं रह जाते हैं जो कि हम हैं। तो अभिनय को करते समय बहुत सोचे, ये इतना आसान है नहीं जितना दिखता है, इसलिए बहुत प्रैक्टिस की, कोशिश की और चिंतन की आवश्यकता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें अभिनय करना चाहिए। हम कहाँ कर रहे हैं, कई बार हमें ऐसी सभा में नृत्य प्रस्तुत करने को मिलता है जहां सारे विद्वान बैठे होते हैं, तो बीइंग ए कथक नृतक हम लोग जौहरी हैं, हमारे पास इतने सारे रत्न होते हैं जो गुरु लोग हमें देते हैं, तो वहां पर हमें वो रत्न दिखाना चाहिए, वो चीज प्रस्तुत करनी चाहिए जिसको कि वहां बैठे हुए विद्वान देखें और कहें वाह
कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें क्या तालीम दी है। आजकल मैं देखती हूँ कि अगर कुछ बच्चों को कुछ अच्छी बंदिशें, फरमाइशी परन, नव हक्का, बढ़ैया या कुछ जाति परन इत्यादि आ जाती है तो वो उसको कहीं पर भी कर लेते हैं, मेले के कार्यक्रम में भी कर लेते हैं, किसी फंक्शन में भी कर लेते हैं, अपने घर में भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। इस चीज पर जरूर ध्यान दें कि हम जौहरी हैं, हमें कौन सा रत्न कब कहाँ निकालना है, इस चीज की समझ भी डेवलप करनी चाहिए कि हम कहाँ पे क्या चीज को प्रस्तुत करें कि वो लोगों तक पहुंचे। कहीं कहीं पर मेरे खुद भी मंच प्रस्तुति के दौरान ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ बहुत सुंदर चीजें की पर दर्शकों की ओर से न ताली मिली न वाह मिला, तो मुझे तुरंत अपने कार्यक्रम की रूपरेखा को बदलना पड़ा और उनके हिसाब से कार्यक्रम करना पड़ा, जो कि उन्हें समझ आता गया और वो वह कहने लगे। तो ये समझ भी एक आर्टिस्ट को डेवलप करनी चाहिए और करनी भी पड़ती है कि वहां से हमें कैसा दर्शकों से रिस्पॉन्ड मिल रहा है। हर नृत्य शैली की अपनी गरिमा है, उस गरिमा के अनुसार अभिनय की बंदिशों का चुनाव करना चाहिए और बंदिशों पर अभिनय करना चाहिए। चाहे वो ओडिसी हो, चाहे भरतनाट्यम हो, बहुत सारे नृत्य शैलियों के लोग इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो सत्रिया हो, चाहे वो ओडिसी हो, कुचिपुड़ी हो, ये सारी चीजों को पर ध्यान देना चाहिए कि किन कवियों की हम रचना ले रहे हैं या हम क्या नया कर रहे हैं। नृत्य और नाट्य का अनुपात भी ध्यान रखना चाहिए। ये भी मैं बात जरूर कहना चाहूंगी विशेष रूप से विद्यार्थियों से कि हमारे पास नर्तन के 3 भेद हैं। नृत्य है जिसमें हम प्योर डांस करते हैं, नाट्य है जो अभिनय है, और नृत्य है जो इन दोनों का एमालगमेशन है, इन दोनों के संयोग से बनता है। तो हम अपना जब अभिनय प्रस्तुत कर रहे हैं, कई बार मैंने देखा है एक ठुमरी है बहुत सुंदर, कोई भी ठुमरी ले ले, सब बंधन आई श्याम प्यारी, अब वो श्याम प्यारी तो एक किनारे बैठ जाती है, उसमें दे दनादन चक्कर का टुकड़ा शुरू हो जाता है, उसमें परन शुरू हो जाती है, उसमें फुटवर्क इतनी जोरों से किया जाता है कि बनठन आई श्याम प्यारी तो बैठी रह जाती है और उसमें कथक की जम्बलिंग्स या जो चमत्कारिक चीजें हैं वो करने लगते हैं। तो ये भी बहुत हमारे गुरु, ये विशेष रूप से मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगी, स्वर्गीय सुभाष दीक्षित सर ने इस चीज को हम लोग को बहुत बताया था और वो ये जोर देते थे कि देखो अगर हम लोग अभिनय कर रहे हैं, ठुमरी कर रहे हैं, तो अंत में आते आते एक लगी लड़ी करके एक ताल का अंदाज देते हुए उसको खत्म करेंगे तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आजकल इस तरह का बहुत प्रचलन में आ गया है सिर्फ इसलिए कि ताली बच जाए। तो श्रोताओं से भी अनुरोध है कि वो जब इस तरह की चीजों को देखें तो उसमें कंपैरिजन करना सीखें, और जो कथक के विद्यार्थी हैं या नृत्य के विद्यार्थी हैं उनसे निवेदन है कि जरूर नृत्य और नाट्य इन दोनों का बैलेंस रखें, जिससे कहीं पर हाँ कुछ लोग मुझे हंसते भी दिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि वो इस चीज को समझ भी रहे होंगे। तो नृत्य और नाट्य का अनुपात बहुत जरूरी है कि बंदिशों का अभिनय कैसा हो, इसके बारे में सोचते हैं। इसके साथ ही एक चीज और आपके साथ साझा करना चाहूंगी, भाव जो है वो कई प्रकार के होते हैं। नयन भाव जो कि आंखों से बताए जाते हैं, और कहा ही जाता है कि चेहरे के आंखें जो होती हैं सब कुछ बोल देती है, कुछ छुपता नहीं है उनसे। तो नयन भाव करते समय विशेष रूप से इन चीजों का ध्यान रखें। कई बार हमें देखना है समदृष्टि में और हम देखते हैं सांची दृष्टि, तो ये जो दृष्टि भेद होते हैं नृत्य विद्यार्थियों के लिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। नयन भाव आंखों द्वारा बताने वाले भाव को कहते हैं बोल भाव, जो हूबहू बोल को कहे। कमल तो कमल, चांद तो चांद, चिड़िया तो चिड़िया, जो जो बोल है उस पर जब हम भाव करते हैं तो ये बोल भाव कहलाते हैं। अर्थ भाव, अर्थ भाव जो कि अर्थ निकाले, जैसे उसमें छुपे अर्थ भी होते हैं, जैसे अभी मैंने एरी आली पिया बिना किया, तो उसमें बहुत सारे भाव थे कि पिया नहीं है तो दिया जलाया और दिया बुझ गया, सूरज निकला लेकिन उसको बादलों ने ढक लिया, उस सबके छुपे हुए अर्थ है कि पिया नहीं है, उन बादलों का भी क्या काम, उस दिए का भी क्या काम, उस फूल का भी क्या काम जो मुरझा जा रहा है। वो सखी से अपनी व्यथा व्यक्त कर रही है कि एरी आली पिया बिना, पिया ही नहीं है तो सारी चीजें व्यर्थ है। फिर उसको याद आता है अच्छा इस तरह से हम लोग मिलते थे, फिर वो उसको अदृश्य हो जाते हैं पिया, और वो फिर उसमें खो जाती है कि अरे वो तो है ही नहीं। तो इस तरह से ये जो छुपे हुए गुण भाव होते हैं उनको अर्थ भाव कहा जाता है। सभा भाव, सभा भाव जब सभा चल रही हो और कोई भी कलाकार
की बातों को सभा तक पहुंचाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भाव है। वो भाव सभा तक पहुंच ही नहीं पाते हैं जिसको सिर्फ हम समझे और हम ही करते रहे। तो ये तो स्वांता सुखाय नृत्य हो गया। जब हम सभा में होते हैं तो हमें विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भाव, हमारी बातें उस सभा तक भी पहुंचे। नृत्य भाव, नृत्य के बहुत खूबसूरत भाव होते हैं। जो जो नृत्य के माध्यम से भाव पहुंचते हैं कि वो राम है कि कृष्ण है, वो वहां सीता है कि शकुंतला है, ये पेड़ का भाव है कि मृग का भाव है, सर्प का भाव है कि हंस का भाव है। बहुत सारे भाव है जिनको कि हम नृत्य के माध्यम से दिखाते हैं। न मटकी होती है, न दुपट्टा होता है, न कृष्ण होते हैं, न राधा होती है, लेकिन वहां सब छेड़छाड़ हो जाती है और एक पूरी लीला रच जाती है। तो ये है नृत्य का भाव जो कि हम सीखते हैं और फिर दर्शकों तक पहुंचाते हैं। गत अर्थ, कथक में विशेष रूप से गत अर्थ भाव भी है जिसका मुझसे जिक्र छूट गया था कि इसमें दो तरह से गत हम लोग प्रस्तुत करते हैं। बांसुरी की गत, घूंघट की गत, मटकी की गत, मुकुट की गत, तरह तरह के, और गत भाव जिसमें एक छोटा सा कोई भी कथानक ले लेते हैं। गोवर्धन लीला है, कालिया दमन है, पनिहारी की गत है, फूलों की गत है, तरह तरह के बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग जो कि कथक नर्तक प्राचीन काल में मंदिरों में करते थे, और आज हम लोग मंच पर इसको प्रस्तुति करके हर बार ये दर्शकों को याद दिलाते हैं कि अंधकार पर किस प्रकार प्रकाश की विजय होती है। हर बार दर्शकों को उत्साह से भर देते हैं। ये सारी कलाओं का माध्यम यही है कि हम कहीं ना कहीं वो सारे जो बुराइयां हैं उनको हटाएं और हम फिर से ऊर्जा से भर जाएं कि देखो फिर से नव जीवन, नव सृष्टि शुरू हो गई। और है अंत में अंग भाव, अंगों द्वारा भाव बताना। जैसे कि अंग है हाथ, हाथों द्वारा हम बताते हैं, और कई बार ये थोड़ा गोल टर्म में चले जाएंगे, करण अंग, हार, रेचक इत्यादि होते हैं जिनसे एक पूरा टैब्लो बना करके हम उन भावों को बताते हैं कि ये शाल भंजिका है या कोई विशेष देवता है या कौन है। तो ये सारी चीजें 6:30 हो रहा है और मैं खुद ही अपने को रोकूं, हालांकि मेरा मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन मैं बहुत धन्यवाद दूंगी प्राचार्य महोदय रचना मैडम को कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, इतना सुंदर मौका कि मैं इतने सारे लोगों के साथ एक साथ जुड़ सकूं। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी उमा भट्टाचार्य मैडम को भी, जिनसे मैं मिली थी और मैं बहुत प्रभावित हुई उनके सहज, सुंदर और सौम्य व्यक्तित्व से। साथ ही स्वरवंदना दीदी को फिर से बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर विषय मुझे दिया जिसको मैंने बार बार काम करते समय मैं उसके बारे में सोचती रही, और हो सकता है जैसा मैंने सोचा हो मैं उसमें से कुछ छोटी सी बातें आप तक पहुंचाने में सफल रही होंगी या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये विषय इतना सुंदर है दीदी कि इसको मैं बराबर सोचती रहूंगी आगे भी कि क्या क्या बंदिशें हम लोगों पर लगी, कितना हम पालन करते हैं और क्या क्या चीजें और हमें इस बारे में सोचना चाहिए। बहुत धन्यवाद सीमा जी को, बहुत सुंदर संचालन, छोटी सी बात को इतना सुंदर बना देती है। और मैं भूलूंगी नहीं धन्यवाद देना चंद्रकांत जी को, जिनके साथ लगातार मैं कल से टच में थी, और उन्होंने ही ये सारी चीजों को इतने अच्छे तरीके से बिना किसी रुकावट के दिखाया। और साथ ही मैं अमित ईश्वर जी को भी मैं धन्यवाद दूंगी, जिनके जो बराबर मेरे साथ बात कर रहे थे, क्योंकि उनका विद्यालय है तो उनको बहुत चिंता थी इस बारे में कि मैम जो है वो कैसे कार्य कर रही है या क्या है। तो बहुत बहुत सभी को धन्यवाद, मेरे सारे स्टूडेंट्स को भी धन्यवाद जो समय समय पर मुझे बहुत सारी चीजें करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। और मेरे कई गुरु भी इसमें देख रहे हैं, वीना दीदी को तो मैंने प्रणाम किया, और हो सकता है कुछ लोग ना दिख रहे हो, मैं सभी बड़े लोगों को हृदय से प्रणाम करती हूँ। और मैडम से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है ऐसे बात करके नृत्य की बारे में, और अगर सच में हम उठ करके कर सकते होते तो जरूर मैं शुरू हो जाती। लेकिन एक बहुत सुंदर कवित्व से समापन करना चाहूंगी। नवरस का कवित्व है जो कि मेरे गुरु पद्मश्री डॉक्टर प्रोफेसर पुरुदादी जी की रचना है, और पूजा रिकॉर्ड कर रही है डॉक्टर पूजा चौधरी जी। तो बहुत सुंदर ये कवित्व है, आप लोग जरूर सुने। ये कृष्ण चरित्र में कैसे नवरस है इसको सुनिए, और जितनी भी नृत्य शैलियां हैं हमारे मुख्य नायक तो कृष्ण ही है, उनसे अलग हम लोग नहीं हो पाते हैं। राधा ज्यू संग
कर विहार श्रृंगार सजायो। राधा ज्यू संग, मैं इसको साथ साथ करती भी जाऊं थोड़ा सा तो कुछ ताकि आप तक पहुंच सके। राधा ज्यू संग, राधा ज्यू संग कर विहार श्रृंगार बतायो। माखन मुख पर लपटायो, सखा संग हास्य जनायो। माखन मुख पर लपटायो, रस हाथ जनायो, और कालिया फन पे तांडव कर रस वीर बतायो। कालिया फन पर तांडव कर रस वीर बतायो। गोवर्धन धारण कर अद्भुत रस सरसायो। गोवर्धन धारण कर अद्भुत रस सरसायो। चीर हरण कर गोपिन के विभत्स दिखायो। गोपियों के जब चीर हर लिए थे कृष्ण ने, तो वो विभत्स रस वहां पर आ गया था। चीर हरण कर गोपिन के रस विभत्स बतायो। करी पूतना वध असुरन मन भय सरसायो। करी पूतना वध असुरन मन भय सरसायो। चामुर मुष्टि कंस मार के रौद्र जनायो। चामुर मुष्टि कंस मार के रौद्र जनायो। छाड़ी वृंदावन गोपिन के मन करुण बसायो। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए तो सभी गोपियों की क्या स्थिति थी। छाड़ी वृंदावन गोपिन के मन करुण बसायो। और गही गीता को ज्ञान, गही गीता को ज्ञान मुनि मन शांत बतायो। गही गीता को ज्ञान मुनि मन शांत बतायो। यो लीलाधर नटवर ने नवरस कर दिखलायो। यो लीलाधर नटवर ने नवरस कर बतलायो। और यो लीलाधर नटवर ने नवरस कर दिखलायो। बस यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और पुनः सभी को आभार व्यक्त करती हूँ। और मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो इस व्याख्यान में तो उम्मीद है आप मुझे क्षमा करें और मुझे बताएंगे भी। इसमें आप लिख भी सकते हैं कि इस चीज को हम और अच्छे से कर सकें। तो सीमा जी, मैं बस आप संभालें और मुझे आज्ञा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी जी। हमारी प्रबंधक महोदय, मैं ये लोग संवरण नहीं कर पा रही हूँ, यदि वो जुड़ी हैं तो यदि 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में कहेंगी तो आज इस समापन सत्र में हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य होगा। यदि मैडम तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो कृपया 2 शब्द को आशीर्वाद के रूप में कहें। सीमा मैम दिख नहीं रही है अभी। महोदय, अगर कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं सीमा जी। सीमा मैम दिख नहीं, मेरे ख्याल से वो अभी नहीं दिख रही है। मैं बीच बीच में थी पर अभी राइट नाउ शी इज नॉट हियर। जी जी, आपके यदि वैसे मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रही हूँ विधि जी को बधाई देने के लिए। कितना सुंदर तरीके उन्होंने बैठे बैठे सारी चीजें हम लोगों को दिखा दी। और ये जो आखिर में आपने नवरस का जो भाव दिखाए वो अद्भुत थे और बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ददीप सर को श्रेय जाता है इसका, इतनी सुंदर रचना करने के लिए कि मन नहीं रुकता है उसको करने के लिए। और जब कभी ये खड़े होकर के होता है तो बहुत सुंदर लगता है। इसमें तरह तरह की चीजों को भी जोड़ करके हम लोग अभिनय का इनोवेशन करके, इम्प्रोवाइजेशन करके इसको प्रस्तुत करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। आप मेरा माइक म्यूट कर दें, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा हम लोग बातचीत करने लगे। हमारे संगीत के बहुत सारे विद्यार्थी हैं
जैसा कि विधि जी ने कहा कि यदि आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं उनसे, तो इससे बढ़िया समाधान के लिए, उत्तर के लिए आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। आपका आमंत्रण है, आप यदि कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप बोले, अपना माइक्रोफोन ऑन करें और बताएं। कोई प्रश्न है आपके? परी दुबे जी ने लिखा है, परी दुबे मालविका ने मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, आप पूछ लें। नमस्कार मैम। जी नमस्ते। विधि नाकरा मैम, मैं आज आपको देख के कोटि कोटि में तो धन्यवाद करना चाहती हूँ आपका, कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे मिली है। और मैं स्टूडेंट हूँ, और छोटी छोटी बातें जो कि आप इतने बड़े लेवल पर हो, और छोटी छोटी बातें आपने समझाई हैं, और जो हमें हमारे लिए जानना, स्टूडेंट लाइफ के लिए हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हम अभी सीख रहे हैं, इसलिए ये चीजें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था। मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमें फुटवर्क के लिए जो हमें रियाज एक्चुअली करना चाहिए, और साथ में ही हमारा जैसे हैंड के मूवमेंट्स भी हो जाएं, वो हम कैसे करें? है तो बहुत छोटा सा है। गगनदीप कौर जी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यही बेस है। मैं अपने अनुभव के आधार पर ये कहूंगी कि जो शुरुआत है तत्कार और हस्तक की, वो बहुत अच्छे गुरु के साथ होनी चाहिए, क्योंकि वो जब आपको बार बार ये चीज टोकते हैं और आपका बेस अगर अच्छा बन जाता है, तो आपके हस्तक और पैर, आप चाहे बड़े आर्टिस्ट बने, चाहे टीचर बने, चाहे कुछ भी बने, वो जब बेस पक्का हो जाता है तब अच्छा होता है। गूगल से कभी ना सीखें, और अच्छे गुरु से सीखें। मेरा ये कहना नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग सिखाते हैं, लेकिन आप इस चीज को सुदृष्टि रखते हुए देखें कि किनका नृत्य अच्छा लग रहा है आपको, किन से सीखना है, कौन इन चीजों पर ध्यान देता है, कौन टीचिंग अच्छी करता है। कई बार बहुत सारे लोग आर्टिस्ट होते हैं पर टीचर उतने अच्छे नहीं होते। कई लोग होते हैं बहुत अच्छे टीचर होते हैं, वो मंच पर नहीं करते, लेकिन वो इतना सुंदर सिखाते हैं कि ऐसी ऐसी रचनाएं कर जाते हैं। तो अब मेरा यही कहना है कि आप इस चीज पर ध्यान दीजिए, और अगर ये बेस अच्छा हो जाएगा तो फिर आगे चीजें। मैम, कई बार ऐसा होता है कि हम सीखना चाहते हैं जिनसे, लेकिन हम कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं तो हम नहीं सीख पाते। तो उसके लिए एक छोटा सा मैं आपसे पूछना चाहती थी कि अगर हम एक्चुअली ये वेबिनार, ये मंच इस चीजों के लिए नहीं है कि हम लोग बहुत डिटेलिंग में जाते हैं। छोटी तो नहीं है, बड़ी बात है, लेकिन आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, आप मुझे मैसेंजर पर मैसेज कर सकती हैं। मेरा पेज है विधि नागर सतत, आप उसमें अपना फोन नंबर लिखिए, मैं खुद आपको संपर्क करके और डिटेल में इन सब बातों को हम लोग कर लेंगे। मैम प्रणाम। हाँ मालविका, मेरा नाम मालविका है। मैम, हम एक चीज जानना चाह रहे थे कि जैसे हम लोग जब थिएटर करते हैं तो वहाँ पे विभत्स रस का प्रयोग करते हैं कुछ दृश्यों को दिखाने के लिए, तो क्या ऐसे ही नृत्य में भी हम लोग विभत्स रस का प्रयोग करते हैं, और अगर करते हैं तो कहाँ पर करते हैं? एक बहुत सुंदर बात मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी कि विभत्स रस भी अगर रस की अनुभूति करा दे तो वो सुखद रस होता है। कहने को तो विभत्स बहुत, जितना हम गंदा देख सकते हैं और घृणा हमें आती है, वहां पे विभत्स है, लेकिन वो विभत्स अभिनय द्वारा इतनी खूबसूरती से किया जाए कि वो दर्शकों तक पहुंच जाए और रसानुभूति करा दी जाए, तो वो वहां पर विभत्स नहीं होता, वो तो आनंद हो गया दर्शकों को। लेकिन अभिनय इतना अच्छा होना चाहिए कि वहां विभत्स का अनुभव हमारे मन में हो जाए। मैं दोनों तरफ की बात कर रही हूँ, सौंदर्य और मनोविज्ञान दोनों की बातों को रख रही हूँ, है ना, क्योंकि वो जो विभत्स दिखा रहा है अभिनेता, वो विभत्स तो उस मूड में तो है नहीं, वो चीजें तो उसके साथ चल नहीं रही है, लेकिन वो अभिनय कर रहा है उन चीजों का। क्यों हम लोग पिक्चर हॉल में जाते हैं और जब हीरो लास्ट में मरने लगता है तो हम कितने दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर दर्शक दुखी हो गया तो वो अभिनेता सक्सेस हो गया, उसने वो दुख जो वो दिखाना चाहता है वो दर्शकों तक पहुंचा दिया। तो ये सौंदर्यानुभूति उसको दर्शकों को करा दी, किसके द्वारा? बहुत ही एक घृणित रस,
घृणित दिखने वाला है, नहीं घृणित, वो तो एक रस है और स्वाभाविक भाव है हमारे अंदर का, जो देख करके चीजें, दुख और मृत्यु की जैसे आपने बात करी, तो वो देख के भी हम दुखी होते हैं। उस समय हम कितने, हकीकत में जब हमारे साथ होता है हम कितने परेशान होते हैं, लाख हमारे आगे मिठाइयां रख दी जाए खाने को मन नहीं करता। लेकिन जब अभिनय की बात आती है या हम नृत्य में अभिनय दिखा रहे होते हैं, तो वहां पर अभिनेता को वो पूरा अगर दिखाने में सक्षम हो गया, दर्शकों तक वो बात पहुंचाने में, रस को देने में उन लोगों को, तो यहाँ पर इस तरह से चलता है। अभिनेता को पूर्ण इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो दर्शकों के लिए है। दर्शक स्वांता सुखाए तो एक अलग चीज है, वो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे उसके साथ जो दर्शक जुड़े उनका ध्यान रखना चाहिए, यही अभिनय है। अभिनय आरोपित होता है, मैंने बिल्कुल पहले शुरू में कहा था, वो सारी हम किताबी डेफिनेशन में नहीं जा रहे कि अभी प्रत्यय है, नए है, उसकी ओर ले जाना अभिनय है, ये सब कुछ नहीं। सही बात यह है कि आरोपित हो रहा है, हम है नहीं, हम अभी यहाँ से हटेंगे और फटाफट खाना बनाएंगे, फटाफट सभी लोग जाएंगे और कुछ कुछ अपना काम, हम यहाँ बैठे, हम लोग सब अभिनय करते हैं। और टीचर्स ही सबसे अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं, चाहे वो नर्सरी के टीचर्स हो, चाहे वो बहुत बड़े लेवल के परफॉर्मर्स हो, और हम लोग सब परफॉर्मर हैं। ये जो ऊपर वाले ने हम लोगों को भेज दिया, हम अलग अलग भूमिका में अपना परफॉर्मेंस करते रहते हैं। माँ है तो बच्चे को डांटेगी भी और उसको लाड़ भी करेगी, टीचर है तो बच्चे को डांटेगी भी और उसको बार बार इस तरह से डांटेगी कि उसको वो चीज समझ आ ही जाए, क्योंकि जब वो कहीं खड़ा होगा तो अपने निश्चित रूप, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। ठीक है मालविका जी। जी मैम। मैम नृत्य में जैसे क्या क्या विशेष दृश्य कुछ ऐसे होते होंगे ना जहाँ पर विभत्स का प्रयोग करते हैं, क्योंकि विभत्स ऐसा है कि जनरली मारधाड़ के सीन में करते हैं। देखो दुर्गा, जब भी ये होते हैं, नवरात्र होती है और मैक्सिमम हम लोगों के परफॉर्मेंस में दुर्गा जी का चाहते हैं सबकी हम लोग देवी के स्वरूप को दिखाएं, तो वहां पर जब राक्षसों को मार रहे हो, जहाँ पर कालिया दमन हो, ये मदन दहन हो रहा है, मदन का दहन हो गया और रति रो रही है, रति प्रणाम कर रही है, द्रौपदी चीर हरण है, वहां पर विभत्स है। एक नारी का जी आपने नहीं प्रसंग है जहाँ पर विभत्स दिखाते हैं, और वो विभत्स अगर लोगों को दुख दे जाए तो यही अभिनय है। जी धन्यवाद दीदी जी। जी और सारे प्रश्न यदि हैं तो निश्चित रूप से आप हम तक पहुंचाएं, हम उन तक पहुंचाएंगे। आप डायरेक्ट भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इतनी सरल हृदया विधि जी जो हैं, जो उन्होंने पहले ही कह दिया कि किसी को प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ पूछ सकते हैं। विधि नागर कथक पेज पर आप जा करके आप मुझे लिखिए, मैं जैसे ही मुझे समय होगा मैं शीघ्र रिप्लाई करती हूँ हर चीज का। चलिए बहुत इस सक्रियता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में हम स्वर्वन्ना दी से आग्रह करेंगे कि हमारे अतिथि वक्ता, हमारे अतिथि को धन्यवाद प्रकाश कर हमारे कार्यक्रम को गति दें। आप धन्यवाद, आपने बहुत स्वर्वन्ना दी तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ, मैं अपने महाविद्यालय की ओर से, मेरी आवाज जा रही है ना? दीदी आ रही है। हाँ। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि वसंत कन्या महाविद्यालय के संगीत विभाग की ओर से जो 2 दिन का ये वेबिनार परिकल्पित था, अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच गया है, और डॉक्टर विधि नागर के बहुत ही सुलझे हुए विचार और बड़े सधे हुए अभिनय के साथ इस सत्र का समापन हो रहा है। मेरी कुछ व्यक्तिगत परेशानी थी कि मैं इसमें बहुत समय कुछ नहीं देख पाई, आवाज ही केवल सुन रही थी, तो कई जगह हाथ लगाया इधर उधर, लेकिन बहुत हिस्सा ऐसा बीत गया कि जिसमें हम देख नहीं सके लेकिन विधि का बोलना सुन सके। फिर मान लेते हैं कि इस यंत्र के साथ ये चीजें होती रहेंगी, तो जो है उसको स्वीकार कर रहे हैं, सुन तो सके। आखिरी वाला 9 रसों वाला अभिनय मैं कुछ देख नहीं पाई, अनुमान कर रही हूँ कि विधि ने कैसा किया होगा।
बावजूद इसके उन्होंने जो इतना समय दिया, इतना सोचा, और मैंने एक संकेत भर किया था और बंदिशों की परतें उन्होंने खोल दी। बंदिश किस किस रूप में है, केवल कंपोजिशन नहीं है, बंदिश बने मनाही भी है, और कितनी तरह की बंदिशें हैं, वो सब उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। तो ये एक जो भीतर एक अध्यापक बैठा हुआ है जो कुछ समझाना चाहता है, भीतर एक जो कलाकार बैठा हुआ है जो कुछ दिखाना चाहता है, इन दोनों का ये सुंदर सामंजस्य है। और अपने महाविद्यालय के इस आयोजन में उनका जो सहयोग रहा, उसके लिए मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से उनको धन्यवाद देती हूँ। और हमारी प्राचार्य तो बहुत उत्साह से उनकी राह देख ही रही हैं, हम भी राह देख रहे हैं। आज इसी रूप में यंत्र के माध्यम से आप अपने एम्ब्रोसिया में बैठी हैं, हम अपने रोहित नगर में बैठे हैं, हमारी मैडम अपने विराट विला में बैठी हैं, सीमा अपने घर में है, सौम्यकांति अपने घर में है, लेकिन फिर भी ये हाथ में जो मोबाइल पकड़ा हुआ है, इसने सबको एक मुट्ठी में, एक सूत्र में बांध रखा है। तो जो भी उसके यस और नो है, उसके साथ उसका स्वागत है। और हम सब की इन सारी सुविधाओं को संचालित करने वाले हमारे चंद्रकांत, उनको तो कितना धन्यवाद दिया जाए। हर चीज के लिए हम लोग चंद्रकांत को आवाज लगाते हैं। और भी हमारे सहयोगी हैं, इन सब के विषय में सीमा और आगे विस्तार से बताएंगी। फिलहाल विधि जी को बहुत धन्यवाद। और जो एरियाली पिया भी ये बंदिश चुनी, हमको इसलिए अच्छा लगा कि ये पहले साल में हम लोग यमन में प्राय यही बंदिश सिखाते हैं, तो ये छोटे से छोटे क्लास के विद्यार्थियों के पहचान का गाना है। तो उस पहचान के गाने को देखना, अपने पहचान की चीज को देखना एक अलग तरह का जुड़ाव बनाता है। मैंने सदाशिव भजमना भी किया था, लेकिन ये मुझे लगा कि लोगों को ज्यादा रोचक लगेगा। और सौम्यकांति जी सर को धन्यवाद छूट गया था मेरी ओर से, वो भी कल से लगातार मेरे साथ संपर्क में थे कि हम कार्यक्रम कर रहे हैं। तो सबकी ओर से आपको फिर से धन्यवाद। और सबकी इच्छा है, हमारी भी इच्छा है कि फिर ऐसा मौका हम फिर से पाएं कि और अधिक सामने बैठ करके, बिल्कुल सामने बैठ करके आपसे सुने, आपसे जाने। और हम उस दिन की प्रतीक्षा भी करेंगे। और आगे संचालन के लिए मैं सीमा को हस्तांतरित करती हूँ, डॉक्टर सीमा वर्मा। धन्यवाद। कल से आज तक हो रहे हमारे विभिन्न सत्रों में जो अतिथि वक्ता आए और उनके व्याख्यान का सार रूप में हम प्रस्तुतकरण करने के लिए श्री सौम्यकांति मुखर्जी जी को आमंत्रित करते हैं, जो हमारे यहाँ सहायक तबला संगीतकार हैं। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप आएं और रिपोर्ट वाचन करें। श्री सौम्यकांति मुखर्जी जी। हाँ जी, ये मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? आवाज जा रही है, लेकिन हम पहले तुमको ढूंढे कि तुम हो कहाँ, तुम्हारा शक्ल कैसे देखें। आवाज अगर आ रही है तो ठीक, नहीं तो हम असल में लगभग 6:20 से मुझे आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि हमको जैसे बहुत देर से विधि जी का चित्र कुछ नहीं दिख रहा। सुन सकते हैं, तुम्हारी आवाज आ रही है, लेकिन हम तुमको ढूंढ रहे कहाँ, हम चित्र खोलना चाहते हैं, नहीं दिख रहे हो। नहीं, अगर आवाज ठीक आ रही है तो पढ़ा जाए, नहीं तो आवाज एकदम ठीक। रिपोर्ट रीडिंग करें, आवाज आ रही है, रिपोर्ट रीडिंग करें। आवाज है, ठीक से सुन रहे हैं। हम कुछ नहीं सुन पा रहे हैं, खैर हम पढ़ रहे हैं। सबकी आवाज आ रही है, पढ़ो पढ़ो। आप सभी से निवेदन है कि थोड़ा धैर्य बना रखें। मैं यथासंभव कम शब्दों में इस कार्य को संपादित करने का प्रयास कर रहा हूं। इस वेबिनार में सम्मिलित हमारे मैनेजर मैडम, हमारे प्रिंसिपल, प्राचार्य महोदय, सभी को यथायोग्य प्रणाम, नमस्कार इत्यादि करते हुए मैं अपना वाचन प्रारंभ कर रहा हूं। वसंत कन्या महाविद्यालय की संगीत गायन विभाग द्वारा आयोजित वर्तमान परिदृश्य में संगीत, शैलीगत विविधता, सौंदर्य, मनोविज्ञान और तकनीक विषयक द्विदिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का शुभारंभ महाविद्यालय के कुलगित से हुआ, जिसकी सुमधुर प्रस्तुति संगीत गायन विभाग के छात्रा कुमारी हेमलता द्वारा दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अतिथियों का स्वागत करते हुए
महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रचना श्रीवास्तव ने वर्तमान संकटपूर्ण परिवेश में संगीत के महत्व एवं इसकी प्रासंगिकता को उजागर करते हुए इसे सच्चिदानंद की प्राप्ति का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। शिव की नगरी काशी ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में संगीत एवं आध्यात्म का अत्यंत गहरा जुड़ाव दृष्टिगोचर होता है। प्राचार्य ने स्वागत भाषण में अतिथियों को संबोधित करते हुए बतलाया कि भारत में संगीत को दैवीय रूप प्रदान किया गया है। हम शिव की कल्पना डमरू के बिना नहीं कर सकते तथा उनके नटराज की भाव मुद्राओं से सभी परिचित है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी मृदंग, नारद मुनि एकतारा, देवी सरस्वती के हाथों में वीणा तथा कृष्ण के हाथ में बांसुरी के बिना उनकी कल्पना नहीं की जा सकती। संगीत ही तनाव व कष्टों से मुक्ति का माध्यम है, चाहे वो भजन हो या लोकगीत हो। प्रस्तुत वेबिनार की अनुशंसा करते हुए उन्होंने संगीत विभाग की विभागाध्यक्षा समेत समस्त विभाग को शुभकामनाएं दी। महाविद्यालय की प्रबंधिका श्रीमती उमा भट्टाचार्य जी ने भी इस संगीतमय व सुंदर प्रयास की अत्यंत सराहना की। संगीत हेलो, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क इशू हो सकता है। हैंग कर रही है फोटो। जी सीमा जी दीदी जी आप कहें, मैं सुन रही। हेलो, सौम्यकांति की आवाज नहीं आ रही है। जी दीदी नहीं आ रही है, कुछ नेटवर्क इशू है। हाँ, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, और हो राह देख जाएगा। रहे हैं, राह देख रहे हैं। हाँ हाँ जी दीदी, जी जी जी। नहीं करो बेटे। हेलो जी हेलो। हाँ आया। हाँ हाँ आ रही है, आप बोलें। वर्तमान समय में संगीत शिक्षा, अभ्यास व अभिनय तकनीकी विकास व विज्ञान से घनिष्ठ रूप से सह संबंधित है। संपूर्ण विश्व में कोरोना संक्रमण के इस काल में यांत्रिक माध्यमों से सांगीतिक कार्यक्रमों की ऑनलाइन प्रस्तुति से हम निश्चित ही लाभान्वित हो रहे हैं। इसी क्रम में प्रोफेसर राजेश्वर आचार्य जी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि संगीत विश्व की भावमयी भाषा व सर्वव्यापी है। भाषा में विविधताएं हो सकती हैं, परंतु करुणा, संवेदना, सुख व दुख तो प्राकृतिक है। इन्हीं के माध्यम से हम आत्म अभिव्यक्ति कर सकते हैं। वैज्ञानिक व तकनीकी उन्नति के साथ ही हम आज यंत्र सिद्ध अवश्य हो गए हैं, परंतु तकनीकी प्रगति में हम भाव शून्य व संवेदना विहीन बना दिया है। इसी कारण संगीत आत्म अभिव्यक्ति नहीं वरन आत्म विज्ञापन का माध्यम बनता जा रहा है। अतः आज यांत्रिक प्रगति के साथ ही हम परिवार का बोध करें। वैश्विक स्तर पर इच्छा शक्ति व चैतन्य से सभी कलाकार नकारात्मकता को रोकने हेतु सकारात्मकता की ओर अभिमुख हो, जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि रचनात्मकता ने हमेशा ही विध्वंस पर तथा बुद्ध ने युद्ध पर सर्वदा विजय प्राप्त की है। ममत्व प्रियता की ओर बढ़ते हुए सभी रचनाकार तकनीक से सुंदर सामंजस्य बनाकर मर्मस्पर्शी व हृदय स्पर्शी संगीत की संरचना करें, तभी संगीत लोक कल्याणकारी व सार्थक सिद्ध होगा। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में विशिष्ट अतिथि श्री चिंतन उपाध्याय ने ध्रुपद गायन शैली के सौंदर्य व प्रस्तुतिकरण की चर्चा करते हुए स्वर, ताल व नाद, इसके 3 महत्वपूर्ण पक्षों की जानकारी प्रदान की। ध्रुपद का एक महत्वपूर्ण पक्ष आलाप है, जो किसी साहित्य के विषय के अधीन नहीं है। इसमें वर्णों का प्रयोग किया जाता है। ध्रुपद गायन में रचना व बंदिशों के प्रस्तुतिकरण में स्वर व नाद की शुद्धि से ऐसा आनंद प्रस्फुटित होता है जिसे अतिरिक्त अलंकरण की आवश्यकता नहीं होती। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा कि स्वरों के प्रति समर्पण भाव
आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप उन्होंने कहा कि दैवत तक पहुंचकर दैवत से ही आगे का रास्ता दिखाने के लिए याचना करना चाहिए। यही बात सारे क्रिएटिविटी के लिए प्रयोज्य है। कुछ भी प्री डिटरमाइंड नहीं होना चाहिए। द्वितीय सत्र के विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर मधुरानी शुक्ला ने भरत के नाट्यशास्त्र में वर्णित काकू के सूक्ष्म व व्यापक दोनों स्वरूपों की सविस्तार चर्चा की। ध्वनि की व्यंजनाजन्य काकू है जिसके 6 भेद स्वर राग ध्वनि की व्यंजना काकू है जिसके 6 भेद स्वर राग जन्य राग देश क्षेत्र और यंत्र के विषय में विस्तृत चर्चा की गई। भाव की अभिव्यक्ति संगीत का लक्ष्य है। भाव अभिव्यक्ति के उतार चढ़ाव को व्यक्त करने हेतु किए गए स्वरों का प्रयोग काकू नाम से संबोधित किया जाता है। स्वरों के प्रमुख तत्व विराम, अर्पण, विसर्ग, अनुबंध या पदांतर विच्छेद के महत्व पर प्रकाश डाला तथा ध्वनि व लय के प्रयोग से काकू की विविधता व विशेषताओं की चर्चा की गई। वेबिनार के सायंकालीन सत्र में प्रोफेसर के शशि कुमार, पूर्व विभागाध्यक्ष, गायन विभाग, संगीत एवं मंचकला संकाय, एवं डॉक्टर रामशंकर, असिस्टेंट प्रोफेसर, गायन विभाग का सोदाहरण व्याख्यान का आयोजन किया गया। अतिथियों का स्वागत करते हुए प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव ने संगीत के अभूतपूर्व शक्ति का उल्लेख किया जो इस संतापग्रस्त एवं अवसादपूर्ण माहौल में शांति का एहसास दिलाने में सक्षम है। कर्नाटक एवं हिंदुस्तानी संगीत के समान रागों पर प्रकाश डालते हुए प्रोफेसर शशि कुमार ने सर्वप्रथम राग माया मालव गौड़ के बारे में बताते हुए कहा कि ये हिंदुस्तानी संगीत के भैरव राग के समान है। इसी राग से कर्नाटक संगीत शिक्षा प्रारंभ की जाती है और आदि ताल में 4 विभिन्न लयों में रियाज करवाया जाता है। तत्पश्चात डॉक्टर रामशंकर ने भैरव राग पर चर्चा किए एवं बंदिश गाकर सुनाए। इसके उपरांत इन दिग्गज कलाकार द्वय राग मोहनम भूपाली, हिंदोलम मालकौंस, हंसवर्धनी, शुद्ध सावरी, दुर्गा, सारंग, वृंदावनी सारंग, सिंधु भैरवी इत्यादि रागों पर चर्चा किए एवं अत्यंत सुमधुर स्वर सिक्त गायन भी किए। प्रोफेसर शशि कुमार ने प्रसिद्ध भजन श्री रामचंद्र कृपालु भजमन को राग मोहनम में स्वरबद्ध कर कर्णप्रिय प्रस्तुति दिए। अतिथियों का परिचय डॉक्टर स्वरवंदना शर्मा एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सीमा वर्मा ने किया। बसंत कन्या महाविद्यालय द्वारा आयोजित द्विदिवसीय संगीत वेबिनार का तृतीय सत्र दिनांक 5 जून 2020 को अपराह्न 12 बजे से प्रारंभ हुआ। इस सत्र में विशिष्ट वक्ता के रूप में स्वनामधन्य श्री प्रेम कुमार शिव पेरुमन, विभागाध्यक्ष ऑडियो इंजीनियरिंग विभाग, पद्मभूषण डॉक्टर AR रहमान, KMMC चेन्नई तथा प्रोफेसर श्रुति साडोलीकर काटकर, कुलपति भातखंडी संगीत संस्थान लखनऊ उपस्थित थे। सत्र के प्रारंभ में डॉक्टर स्वरवंदना शर्मा जी, विभागाध्यक्ष संगीत गायन, ने विषय परिचय देते हुए संगीत के अन्य विधाओं तथा साहित्य, अभिनय तथा मनोविज्ञान के साथ अटूट संबंध की चर्चा की। इसी कड़ी में मन को शांत करने तथा स्मरण शक्ति में वृद्धि करने के लिए संगीत के महत्व का वर्णन भी किया गया। इसके पश्चात महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रचना श्रीवास्तव ने अतिथि वक्ताओं का भावपूर्ण स्वागत करते हुए संगीत के अवचेतन मन पर होने वाले प्रभावों की चर्चा की। कैसे संगीत हमें एक कल्पना लोक में ले जाता है तथा कलाकार की भावनाओं से एकाकार कर देता है, ये वास्तव में अद्भुत है। इसके पश्चात प्रथम सत्र की विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर श्रुति साडोलीकर काटकर जी का स्वागत डॉक्टर स्वरवंदना शर्मा द्वारा किया गया एवं डॉक्टर श्रुति साडोलीकर जी का उद्बोधन प्रभावपूर्ण ढंग से हुआ। अपने प्रभावपूर्ण प्रस्तुति में उन्होंने राग प्रस्तुति के मनोवैज्ञानिक धरातल जैसे गंभीर विषय पर अत्यंत सारगर्भित व्याख्यान दिए। राग प्रस्तुति का मनोवैज्ञानिक धरातल, राग समय चक्र, ऋतु के अनुसार बंदिशों का निर्माण, दिन के अलग अलग समय के लिए अलग अलग राग, मनुष्य की मानसिक स्थिति के साथ संतुलन बनाने के लिए ही ये व्यवस्था की गई है। अच्छा कलाकार अपनी कल्पनाओं को
संगीत प्रस्तुति के माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचाता है। इसके लिए कलाकार के लिए सह संगतकर्ता तथा श्रोताओं के मन को छू पाना, परख पाना, समझ पाना अत्यंत आवश्यक है। तभी कला का नवोन्मेष होता रहता है, जो कि किसी भी सृजन कला के लिए परम आवश्यक है। कलाकार में अंतर्दृष्टि अवश्य होना चाहिए, क्योंकि यही दृष्टि जीवन के अलग अलग अवस्थाओं में कला प्रतिभा का परिमार्जन करता रहता है। सृजनशीलता के लिए राग चर्चा, कंठ चर्चा के साथ ही साथ बौद्धिक चर्चाएं भी आवश्यक है। ठुमरी गायन के विषय में उन्होंने कहा कि लय का रसपूर्ण प्रयोग ठुमरी को श्रोताओं के लिए ग्राह्य बनाता है, जिसमें धैर्य और श्रद्धा दोनों आवश्यक है। यहां पर विशेषकर महिला कलाकारों के संबंध में उन्होंने कहा कि गले से सुरों की भाव निष्पत्ति करने पे ध्यान देना चाहिए, न कि चेहरे के अभिनय से। प्रोफेसर श्रुति जी को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात डॉक्टर सीमा वर्मा द्वारा श्री प्रेम कुमार शिव पेरुमन जी का स्वागत किया गया। श्री प्रेम कुमार जी ने टेक्नोलॉजी इन म्यूजिक विषय को अत्यंत सहजता के साथ निष्पादित किया। इस प्रेजेंटेशन को इंडियन व यूरोपियन संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में समझाया गया। ये एक ऐसा विषय है जिसमें संगीत के साथ साथ फिजिक्स, मैथमेटिक्स का ज्ञान भी इस विषय के छात्र को समृद्ध करता है। श्री प्रेम कुमार जी ने कहा कि ग्रामोफोन, रेडियो, कैसेट, सीडी से होते हुए आज म्यूजिक डिजिटल हो गया है। ये इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक तबला, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा भी पुराना हो चुका है। श्री शिव पेरुमन जी कान की संरचना से प्रारंभ करते हुए साउंड वाइब्रेशन एंड साउंड इंजीनियरिंग की बारीकियों को अत्यंत सरल शब्दों में समझाया एवं आज के बहुल प्रचलित जूम ऐप की विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला। अधिकतर शास्त्रीय संगीतकार साउंड टेक्नोलॉजी में पारंगत नहीं होते एवं अधिकतर माइक्रोफोन संचालकों को भी इस विषय में ज्ञान न के बराबर है। इसलिए संगीत सभाओं में उचित ध्वनि प्राप्त करने में ढेरों समय निष्प्रयोजन व्यतीत होते हैं और अंततः उचित साउंड क्वालिटी उपलब्ध भी नहीं हो पाता है। ऐसे में विश्वविद्यालय स्तर पर इस विषय को पढ़ना पढ़ाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि साउंड टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए विद्यार्थी में अंग्रेजी, गणित, फिजिक्स आदि का ज्ञान होना अनिवार्य नहीं है। बस शिक्षार्थी में वो फायर यानी सीखने की प्रचंड ललक, वो पागलपन होना अधिक महत्वपूर्ण है। उनके इस कथन से यह स्पष्ट हुआ कि श्री प्रेम कुमार जी उचित अर्थ में एक कलाकार, एक शिक्षक व एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व है। कलाकार को संगीत गायन विभागाध्यक्षा डॉक्टर स्वरवंदना शर्मा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। सायंकालीन सत्र का प्रारंभ प्रोफेसर विधि नागर, पूर्व विभागाध्यक्षा नृत्य विभाग, संगीत व मंच कला संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सोदाहरण व्याख्यान से हुआ। उनका विषय रहा अभिनय की बंदिशें व बंदिशों का अभिनय। अतिथि का परिचय व स्वागत डॉक्टर सीमा वर्मा ने किया। तत्पश्चात स्वागत भाषण में प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव ने कहा कि कभी उनमें भी कथक सीखने की इच्छा थी और उन्होंने पिछले 1 साल से विधि जी को महाविद्यालय में देखने सुनने की इच्छा रख रही थी। विश्व पर्यावरण दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए विधि जी का व्याख्यान प्रारंभ हुआ। अभिनय की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वंदना, पद, भजन, ठुमरी आदि गेय सभी विधाओं के साथ इनोवेटिव अभिनय संभव है। इसी कड़ी में उन्होंने देखो छेड़ छेड़ मोहे गरवा लगाए ठुमरी के साथ अपने ही नृत्य अभिनय का वीडियो दिखाकर सभी को आनंदित व रससिक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कलाकार की सोच पर निर्भर है कि कितना अधिक इम्प्रोवाइजेशन कर सकता है। तराना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि तराना जैसे निरर्थक शब्द में भी भाव है और उसमें भी अभिनय हो सकता है।
उदाहरण स्वरूप उन्होंने तबले के कुछ निरर्थक शब्दों को जोड़कर एक टुकड़े का पठन करके सुनाए। इसी कड़ी में उन्होंने एक तिहाई प्रस्तुत की जिसमें गेंद उछाल और गेंद पकड़ की अभिनय दिखाया गया। भाई देखा था। तत्पश्चात उन्होंने कृतक थुन नाते तेटा टुकड़े पे, जिसमें संपूर्ण सृष्टि को समाहित करने की प्रयास किया गया, नृत्य के साथ ही साथ काल्पनिक सोच को विस्तारित करने के लिए विधि जी पठन पाठन में व्यापकता देने की बात भी कही। तत्पश्चात पारंपरिक आमद में अभिनय प्रस्तुति अत्यंत प्रभावपूर्ण रहा। इससे प्रमाणित हुआ कि नृत्य पक्ष में भी अभिनय संभव है। राग के बंदिशों की श्रेणी में राग यमन में येरी आली पिया बिना बंदिश के साथ उनका नृत्याभिनय अत्यंत भावात्मक रहा और उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के लगाए इस बंदिश पर उन्होंने दुख भी प्रकट किए कि वो दर्शकों से रूबरू नहीं हो पा रही हैं। अभिनय की बंदिशों के संबंध में उन्होंने कहा कि गूगल से सीखना पर्याप्त नहीं है। इस संबंध में उनका ये कहना था कि अश्लील विधि निषेध का पालन करना ये केवल एक गुरु ही सिखा सकता है, जो कि गुरु के सानिध्य में ही हो सकता है, क्योंकि अभिनय एक जिम्मेदारी है जिससे कोई गलत मैसेज समाज में प्रेषित न हो और हमारे कला धरोहर क्षतिग्रस्त न हो। इसके बाद हमारे साउंड में कुछ दिक्कतें थी, लगभग 10-15 मिनट हम कुछ अधिक सुन नहीं पाए। भाव के कई प्रकार पर उन्होंने सुंदर चर्चा की, जिसमें नयन भाव से लेकर अंग भाव तक अद्भुत चर्चा थी। उन्होंने कार्यक्रम के अंत में नवरस से संबंधित एक कवित्व का अत्यंत सुंदर विश्लेषण पूर्वक प्रस्तुति दी। धन्यवाद। धन्यवाद सौम्यकांति जी, आपने इतना सुंदर जो है रिपोर्ट वाचन किया। अब हम अपने अंतिम पड़ाव की बहुत कम आ रही है, आवाज बहुत कम आ रही है। जी दीदी, आ रही है? हमारे में तो हल्की ही है, मुश्किल से सुन पा रहे हैं। ठीक, बाकी सबको सुनाई दे रहा है तो ठीक है। चलो सीमा, आवाज आ रही है? न्यू करो। हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है। कोई भी आयोजन सतत प्रेरणा, अथक परिश्रम, धैर्य, समर्पण का परिणाम होता है। मुझे भी स्मरण है कि जब इस वेबिनार की संकल्पना, सत्र नियोजना प्राचार्य जी के सामने रखी गई तो उन्होंने कहा, मन लगा के करो, तकनीकी ऑनलाइन ऑफलाइन ये सब मत सोचो, पूरा महाविद्यालय साथ है और इसको जितना अच्छा कर सकते हो करो। और इतनी ऊर्जा और उत्साह मुझे मिला कि जिसका सफल रूप आज आप सबके सामने है। अतः सबसे पहले हमारी ऊर्जा स्रोत, कर्मठ, स्नेही, सहयोग प्रदान करने वाली प्राचार्य जी को हृदय से मेरा धन्यवाद है। और धन्यवाद है प्रबंधक श्रीमती उमा भट्टाचार्य जी से मिले स्नेह का, सहयोग का, जो 1 मिनट की बात में भी हमको मिलता है। आगे बढ़ते हुए मैं धन्यवाद देती हूँ हमारी विभागाध्यक्षा डॉक्टर स्वरवंदना शर्मा जी का, जिनके कुशल निर्देशन से, अथक परिश्रम ने इस नियोजना को इतना सुंदर आकार दिया। और साथ ही उन सभी वक्ताओं के लिए भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ जिन्होंने हमारे कार्यक्रम में इतना साथ दिया। महत्वपूर्ण व्याख्यान के माध्यम से हमारे कार्यक्रम को केवल सफल ही नहीं बनाया, अपितु देश के जुड़े शोधार्थी को भी इस विपरीत परिस्थिति में लाभान्वित किया, कुछ सुनाया, कुछ सुनने का मौका दिया और लाभ प्रदान किया, ज्ञान में वृद्धि की और विपरीत परिस्थिति में भी संगीत की भाव गंगा में, रस गंगा में अवगाहन। इतना बड़ा 8 सत्रों का आयोजन बिना आयोजन समिति के संभव कदापि नहीं था। हमारे ही महाविद्यालय की डॉक्टर निहारिका लाल, डॉक्टर इंदु उपाध्याय, डॉक्टर शुभ्रा सिन्हा, डॉक्टर अनुराधा बापुली, श्री सौम्यकांति जी को भी विभिन्न कार्यभार सुचारू रूप से निर्वहन करने के लिए विभाग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यालय संबंधी दायित्व के लिए जो प्रथम दिन से ही जुड़े हुए हैं, अन्नपूर्णा दी, भारती जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद है हमारे तकनीकी सहायक टीम को। इसका धन्यवाद सबसे पहले होना चाहिए एक्चुअली श्री चंद्रकांत जी को,
वर्षा जी को, विशाल जी को, जिनके बिना ये विशाल कार्य कदापि संभव नहीं था। साथ ही विशेष धन्यवाद है हमारे सहकर्मियों का, हमारे वरिष्ठ कनिष्ठ सदस्यों का, जिन्होंने इतना उत्साह बढ़ाया कि प्रतिदिन इतनी छोटी छोटी बातों को भी स्नैप भेज करके हमारा उत्साह वर्धन करते थे और पूरे टाइम हमसे जुड़े रहते थे कि फिर से आगे कैसे अच्छा करना है, क्या करना है, हमारा निरंतर साथ देते रहते थे। और धन्यवाद है श्रोताओं का, दर्शकों का और उनके पारिवारिक सदस्यों का भी मैं महाविद्यालय की ओर से धन्यवाद दूंगी, क्योंकि ये आवासीय गोष्ठी है और सभी कार्य हम लोग अपने से नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैं मेरे घर में भी अभी देख रही हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई है और मेरे घर के भी 3 सदस्य एक तरफ मोबाइल पकड़े हैं, एक मोबाइल से के ऊपर से टॉर्च मुझे दिखाया जा रहा है। और ये जो मैं अभी दिखा सकती तो मैं दिखाती कि क्या परिश्रम कर रहे हैं हमारे यहाँ भी बच्चे। ऐसा अभी विधि जी ने भी कहा, उस समय श्रुति जी ने भी कहा और कल मधु जी ने भी कहा। तो ये बार बार जो बच्चों का भी इस एक प्रकार से जुड़ाव मुझे मिल रहा है, ये मुझे लग रहा है कोरोना के समय की ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि सभी बच्चे जुड़ गए हैं, अपना दायित्व समझ रहे हैं और इस प्रस्तुति में भरपूर सहयोग कर रहे हैं, महाविद्यालय का सहयोग कर रहे हैं। इसीलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में उन संगीतज्ञों का, विद्वानों का, कलाकारों का, छात्र छात्राओं का, शोधार्थियों का, दर्शकों का धन्यवाद जो हमसे जुड़े रहे और इतने सुंदर सुंदर कमेंट हमें रोज लिख लिख करके भेज रहे हैं और 2 दिन की भव्य सांगीतिक यात्रा में हमारे साथ रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे देखा जाए तो परिवर्तन या गतिशीलता तो विकास की सहज व स्वाभाविक क्रिया है, हम जिसे रोक नहीं सकते हैं। परिवर्तन यदि सुनियोजित रूप से हो तो वो सामाजिक उत्थान में सहायक होगा, हमारी मौलिकता का स्वरूप विकृत नहीं होगा। इस बात का ध्यान देते हुए परिवर्तन को स्वीकारा जाना उचित होगा। वर्तमान कोविड-19 में आज और आने वाले कल में नए सृजन की नई राह क्या होगी, या नए राह का कहना चाहिए नया सृजन क्या होगा। कला से विषय तक की अपनी धारा में, संगीत में सत्यम शिवम मंत्र को कैसी उनकी मर्यादा को सुरक्षित व अक्षुण्य बनाए रख पाएंगे, सौंदर्य को बनाए रख पाएंगे, इस पर विधिवत विचार किया गया और यह निष्कर्ष आया कि परिवर्तन के साथ अच्छा सामंजस्य आवश्यक है। प्रयोग परिवर्तन की भूमि तभी उचित संभावनाओं को जन्म देगी जब विचार तंत्र को मानसिक हलचलों के बिखराव से बचाकर सकारात्मक सोच के साथ कार्य किए जाएं, और तभी यह कला सत्यम शिवम सुंदरम की वाहक बनकर समाज में उपयोगी रहेगी और ऐसे ही पथ दर्शन का कार्य करती रहेगी। आप सभी को धन्यवाद। यूं तो स्वर कभी समाप्त नहीं होते, निरंतर वायुमंडल में गूंजते ही रहते हैं। आप मोबाइल बंद करेंगे तो भी गूंजते ही रहेंगे, क्योंकि ये गतिमान है। फिर आगाज होगी एक नई कल्पना के साथ, आप सबका साकार होगा। आपका आशीर्वाद यूं ही हम पर बना रहे। महाविद्यालय की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सादर प्रणाम। इतने सुंदर धन्यवाद के लिए सीमा को बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन हमारे सुंदर शब्द अभिव्यक्ति जब भी मैं सुनती हूँ बहुत आनंद आता है, लगता है सुनते ही चले जाए। लगता है गंगा किनारे घाट पर बैठे हैं और तुम माइक पर बोल रही हो। ये मेरी फीलिंग है, तो बहुत अच्छा मुझे याद है। एक बार मुझे याद है ऐसे ही आपने कहा था, आज सवेरे मनोविज्ञान की बात हो रही थी, क्योंकि अब कार्यक्रम समाप्त है, मैं मेरी बात कहूँ। आपने कहा था एक विवेकानंद जी वाले सेमिनार के बाद कि एक भजन था, तो उसके बाद आपने कहा पता नहीं, मुझे लग रहा था बेला महक रही है। कहाँ बेला महक रही है? मतलब आपका यहाँ रहना मुझे एकदम से आज याद आ गया। आपने उसका जिक्र भी सवेरे किया और मैंने वो घटना तुरंत ग्रहण की कि आपने कहा था मुझे ऐसा लगा तुम गा रही थी भजन तो कहीं आसपास बेला महक रही है। बिल्कुल, तो ये मनोवैज्ञानिक धरातल तो आप जैसे श्रोता कैसे कहाँ उपस्थित करते हैं मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये गीत का मनोविज्ञान है। जी जी। तो सबसे विदा लेते हुए पुनः आप मदद करते हैं और डॉक्टर एनी बेसेंट के चरणों में सादर नमन अर्पित करते हैं। लग रहा है कोई महफिल छोड़ के जाना है।
सब लोग सबको हार्दिक धन्यवाद। हम बहुत मुश्किल से आवाज सुन पा रहे हैं, एकदम कान में चिपका के रखे हैं तब सुन रहे हैं। सबको बहुत धन्यवाद जी। दीदी आप कुछ बोल धन्यवाद। सब दीदी लोग आप कुछ बोल रही थी? हम बहुत मुश्किल से सुन पा रहे हैं, बिल्कुल कान में चिपका के रखे हैं मोबाइल, तब जाके आवाज आ रही है। तो खाली दीदी सबको थोड़ी धन्यवाद नेटवर्क की इतना ही प्रॉब्लम कह है। रहे हैं, और ज्यादा बोल पता नहीं मेरी आवाज भी जा रही है कि नहीं। दीदी आपकी आवाज जा रही है। आवाज आ रही है, हम तो लेफ्ट वाला बटन ढूंढ रहे थे। हाँ, लेकिन हम सौम्यकांति का भी ऐसे ही कान में चिपका करके सुने हैं, जैसे मोबाइल से बात करते हैं वैसे ये भी ऐसे ही सुन रहे हैं। चलिए, तकनीकी ने अपना काम कर दिया है, बहुत देर साथ दिया, और गूगल मीट तकनीक हम लोग के साथ रही। अब मुझे लगता है कि हम लोग को उठना चाहिए। कल बारिश के बाद ऐसा लग रहा था कि आज ये शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से माँ सरस्वती हमारे साथ रही, एनी बेसेंट हमारे साथ रही और हमारा कार्य सुचारू रूप से हुआ। बिल्कुल, तो बहुत